नमस्कार। वेलकम टू आरसीआई नवशिखर चैनल। आप सभी का आरसीआई के नवशिखर चैनल में स्वागत है। आज हम बात करेंगे इटियोलॉजी ऑफ ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर्स। इट मे बी रिलेटेड टू जेनेटिक फैक्टर्स, सेंट्रल नर्वस सिस्टम और अदर इटियोलॉजी फैक्टर्स. For this discussion, we have Ms. Surbhi Verma. She is director of SPERSH, which is the center dedicated to autistic children. And I would like to inform our viewers कि हमारे एक्सपर्ट से किसी भी तरह की बातचीत करने के लिए, अपने व्यूज़ शेयर करने के लिए हमारे टोल फ्री नंबर पे कॉल कर सकते हैं. हमारा टोल फ्री नंबर है 1800 11 2008, 265 11 611. हमारा फैक्स नंबर है 265 11 609. किसी भी तरह की इन्फॉर्मेशन के लिए वेबसाइट एक्सेस कर सकते हैं. वेबसाइट है www.rehabcouncil.nic.in. किसी तरह की जानकारी के लिए आप हमें मेल कर सकते हैं. ईमेल आईडी है rehabsd@ndc.vsnl.net.in. तो आइए हमारे एक्सपर्ट के साथ आज के टॉपिक की डिस्कशन करते हैं. वेलकम मैम. जैसे कि आज हम बात करने वाले हैं ऑटिस्टिक चिल्ड्रन के बारे में एंड बेसिकली देयर इटियोलॉजी कि व्हाट इज़ द रीज़न बिहाइंड दिस डिसऑर्डर. तो हम जानना चाहेंगे इसके बारे में आपके व्यूज़. बिल्कुल. Autism, etiology of autism means causes of autism. What causes autism? उसको जानने से पहले let's figure out what is autism. Autism हम किसको कहते हैं, right? So the most important first thing is for autism, it's a neurodevelopmental disorder. Neurodevelopmental disorder means that when a child is born, at 2 months, 3 months, 4 months, as the child grows older, the brain develops at a particular rate according to the physical development of the child, right? So therefore एक 6 months के बेबी का जो माइंड है वो एक लेवल पे डेवलप हो गया होगा, और वही माइंड जो है वंस दैट बेबी ग्रोज टू 1 year और 1.5 years, वो माइंड की डेवलपमेंट भी उसी प्रकार बढ़ती जाती है. बट इन ऑटिज्म दैट डज नॉट हैपन. द माइंड एंड द डेवलपमेंटल ग्रोथ डज नॉट गो हैंड इन हैंड. आई विल नॉट से कि हर बच्चे के अंदर जो माइंड है वो लेस ग्रो कर रहा है, दैट इट इज़ मेंटल रिटार्डेशन या किसी तरीके की रिटार्डेशन है या किसी तरीके से पीछे है. IQ wise, understanding wise, the mind is as that of a normal child. मगर जिस तरीके से वो अपने एनवायरनमेंट को अंडरस्टैंड कर रहा है, जिस तरीके से एनवायरनमेंट से इंफॉर्मेशन लेकर उसको आगे प्रोसेस कर रहा है, उनमें दिक्कत आने की वजह से द नॉर्मल डेवलपमेंट डज नॉट हैपन. सो देयरफॉर इट्स अ न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर जिसके अंदर स्पेशली 3 एरियाज जो हैं वो इफेक्टेड होते हैं. वन इज सोशल डेवलपमेंट, अनदर इज कम्युनिकेशन डेवलपमेंट, एंड थर्ड इज द चाइल्ड बिकम्स देयर आर मेनी रिपीटेटिव मूवमेंट्स और देयर इज इनफ्लेक्सिबिलिटी और रिजिडिटी इन द बिहेवियर. And this is also called triad of impairment. So in triad of impairment, जैसे social development है, हम जैसे एक 6 months का बच्चा या 1 year old child जिस प्रकार से अपने पेरेंट्स के साथ, स्ट्रेंजर्स के साथ, अपने रिलेटिव्स के साथ, पीयर ग्रुप के साथ जैसे रिएक्ट करता है, जो सोशल स्किल्स यूज़ करता है, जैसे दूसरों को देखना, आई कांटेक्ट देना, अपने नाम पर रिस्पॉन्स करना, सोशल स्माइल देना, सोशली एक्नॉलेज करना, पेरेंट्स को पहचानना, उनके पास जाना. स्ट्रेंजर्स के कुछ बच्चे जो होते हैं थोड़े ओपन होते हैं, स्ट्रेंजर्स के पास जल्दी चले जाते हैं, कुछ बच्चे थोड़े रिजर्व्ड होते हैं, बट दिस इज ऑल पार्ट ऑफ सोशल डेवलपमेंट फॉर चिल्ड्रन, राइट? इन ऑटिज्म इनमें से कई चीज़ें जो होती हैं वो थोड़ी पीछे होती हैं, दे आर डिलेड और दे आर नॉट प्रेजेंट. फॉर एग्जाम्पल, लॉट ऑफ चिल्ड्रन विद ऑटिज्म वी विल सी हैव डिफिकल्टीज विद आई कॉन्टैक्ट, डिफिकल्टीज इन रिस्पॉन्डिंग टू देयर नेम. नाउ द अदर एरिया जिसमें हम ट्रायड में हम बात करते हैं वो है कम्युनिकेशन स्किल्स. कम्युनिकेशन स्किल्स मतलब जो एक छोटा बच्चा भी होता है, जब अगर स्पीच नहीं भी है, बच्चा नहीं बोल पाता है, मगर फिर भी वो अपने बैबलिंग से, अपने रोने की आवाज़ से पेरेंट को या केयर गिवर को ये बता पाता है, कम्युनिकेट कर पाता है व्हाट इज़ देयर नीड. Right, so what happens and as the child grows older, वो अपनी ज़रूरत की चीज़ें and also expressing what is happening in the environment, that is also part of communication, right? कि आज मैंने पार्क में क्या देखा, मैंने
मार्केट में क्या नया देखा, स्कूल में मेरे साथ क्या हुआ, मेरे फ्रेंड्स ने मेरे साथ क्या बातें करी, मैंने उनको क्या बातें बताई, ये सारी जो है दिस फॉर्म अ पार्ट ऑफ सोशल कम्युनिकेशन स्किल्स विच गो मिसिंग और दे आर लेस डेवलप्ड इन चिल्ड्रन विद ऑटिज्म, और देयर इज अ मार्क डिफरेंस. जैसे कि मैम ये आपने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताए, कुछ बिल्कुल, क्राइटेरियाज बिल्कुल. दैट वी कैन डिफाइन एज ट्रायड ऑफ इम्पेयरमेंट, राइट. which includes communication impairment और repetitive behavior, साथ में sensory dysfunction, Yes. mainly जो criterias है autism के लिए. बिल्कुल. तो जैसे कुछ एक बच्चे होते हैं मेंटली रिटार्डेड बच्चे, और आपने स्टार्टिंग में उसके बारे में बताया भी, समवॉट सिमिलर हो सकता है. तो हाउ कैन वी डिफरेंशिएट देम विद ऑटिज्म, क्योंकि इस तरह के रिपीटेटिव बिहेवियर्स हम ज़्यादातर मेंटली रिटार्डेड बच्चों में भी देखते हैं. उनमें भी सोशल इंटरेक्शन इतना ज़्यादा नहीं होता, एज यू हैव टोल्ड दी डिफरेंट माइलस्टोन्स कि किस तरह से बिहेव करना, इंटरेक्ट करना ग्रुप में, कम्युनिटी में, सोशल इंटरेक्शन किस तरह की. तो हम एग्जैक्टली कैसे डिफरेंशिएट करेंगे? ओके, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इज़ दैट जो ऑटिज़म और एमआर में सबसे बड़ा डिफरेंस यही है कि if we look at mental retardation or mental challenges, so if the child is 4-year-old, what we will see is जो social development है, communication skills है, जो way of working है everyday की, वो अगर हम कहते हैं कि बच्चे की 2 years की है, that is what then means mental retardation, कि बच्चा although physically 4 years का है मगर mental age is at 2 years of age, that means कि वो भले social का area हो, भले communication area हो या कोई और area हो, हर चीज़ में बच्चा जो नॉर्मल 2-year-old बच्चा करता है उस लेवल पे काम कर रहा है. नाउ द मेजर डिफरेंस विद ऑटिज्म इज दैट अगर बच्चा 4 years का है, हो सकता है जो उसकी सोशल स्किल्स हैं वो ज़्यादा अफेक्टेड हैं और वो शायद 3.5-year-old बच्चे की हैं, मगर जो उनकी कम्युनिकेशन स्किल्स हैं वो कम इफेक्टेड है, इसलिए वो मे बी 4-year-old के बच्चे की जितनी है मगर थोड़ी ऑड है. राइट. रही बात अंडरस्टैंडिंग स्किल की, शायद वो ज़्यादा अच्छी है एंड ही कैन डू वर्क ऑफ 5-year-old. सो हम अगर हम एक ग्राफ बनाएंगे तो अगर एमआर बच्चों का ग्राफ होगा वो 2 year पे एक स्टैंडर्ड लाइन आएगी, वेयर एज इफ यू ड्रॉ अ ग्राफ फॉर अ चाइल्ड विद ऑटिज्म डिपेंडिंग अपॉन देयर स्किल, द ग्राफ विल बी मोर और लेस zigzag graph because there will be some areas which will be affected more and some areas which will be affected less, and there will be some other areas where the child is better or performing at a better level than any other child of his age. So that's the first and the most important difference between an MR and an autistic child. The other thing we have to remember is that autism may automatically does not mean MR, right? There are many children who have severe autism but they will have very normal IQ. Therefore as we progress through our presentation, जो मैंने बाद में भी बहुत repeatedly कहा है, it's very important to get a psychological testing done, मगर IQ test जो है वो हम autistic बच्चों का generally नहीं कर पाते हैं because of various reasons, because they are not socially active. तो अगर कोई stranger आकर उनसे कोई questions पूछेगा भी which are required for IQ testing, our child even if they know the answer may not be able to give an answer. So it will not an appropriate Yes, assessment for exactly. So we will not get a accurate response from the child if the child has autism for the IQ, right? So IQ is something that we don't calculate. There are many other tests which tell us whether the child is severely affected with autism or whether the child is mildly affected with autism, and we prepare or we work with children in such a manner. Right. So now if we look at the slide, so what we have just discussed is the autism is a neurodevelopmental disorder. There is impairment in social interaction, communication and imagination. There is sensory dysfunction, and all this causes restricted and repetitive behavior. Right. So we will discuss sensory dysfunction in detail अभी थोड़ी आगे जाकर through the presentation. Now the next area that we are taking on is the etiology or the causes of autism. Now what has happened in past is we have seen that there has been a rise in diagnosis of autism. Right, the children being diagnosed with autism, there has been a consistent rise. Suddenly आपको हर जगह, हर हॉस्पिटल में, स्कूल्स में, सोशल गैदरिंग्स में, पार्क में ज़्यादा बच्चे जो हैं विद ऑटिज्म दिखाई देने आजकल ज़्यादा दिख रहे हैं. राइट. नाउ देयर आर 3 theories behind it that why is it on rise.
वन इज़ द फर्स्ट वन एंड वेरी इंपॉर्टेंट वन इज़ जो ऑटिज्म का डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया है, दैट इज़ DSM-R, DSM-1, DSM-2, these are diagnostic criteria for autism जो कि have been assessed and researched and then put through by psychologists working for a long period of time with children with autism. Now उनके क्राइटेरियाज जो हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा रिफाइंड होते जा रहे हैं. जो DSM-1 में बच्चे ऑटिज्म से हम डायग्नोज करते थे जिनके अंदर पर्टिकुलर बिहेवियर्स होने चाहिए थे, अब रिफाइंड होकर इन DSM-4 में ज़्यादा उन्होंने फीचर्स डाल दिए हैं जिससे कि जो पहले शायद 2 साल या 10 साल पहले वो बच्चे ऑटिस्टिक में नहीं आकर मे बी पर्सनैलिटी डिसऑर्डर में आ जाते, शायद आज की डेट में बिकॉज ऑफ the DSM-4 and Asperger's syndrome being included as part of diagnosis for autism, जो हमारे suddenly rise है in having children with autism वो ज़्यादा हो गया. There has been a consistent rise. So one reason could be that we have better assessment tools available to us, right, rather than compared to what we had earlier. Another very important reason is in assessment tools होने के बावजूद the doctors, the pediatricians, the psychologists have become more aware of what is autism. जो earlier शायद बच्चे diagnosed, doctor might say कि he is an introvert child, or school might say that they are, this child doesn't interact with people, this child is a little naughty child, this child is a little odd child, have now, because we have a more strict or much consolidated guidelines for diagnosis, we can put these children also in that umbrella term of autism. वो भी diagnosis में आने लग गए हैं. और third and the most important reason कि आजकल diagnosis ज़्यादा बच्चों का क्यों हो रहा है, could be there are various environment factors. There are many changes in the environment that are happening, many changes in our genetic pool that is happening currently because of the air we breathe, the water we drink, the food we eat. So I think उसकी वजह से भी शायद ट्रिगर्स ज़्यादा होने लग गए हैं ऑटिज़म के. बट अभी इन तीनों चीज़ों के ऊपर कोई कंसोलिडेटेड रिसर्च ऑल्दो नहीं है, मगर जनरली यही मानना है आजकल लोगों का कि शायद एक तो हमारे एनवायरनमेंट की वजह से थोड़ा ज़्यादा इंक्रीज दिख रहा है हमें ऑटिज्म का, एंड द अदर रीज़न कैन बी दैट वी हैव बेटर टूल्स एंड वी आर मोर कॉम्पिटेंट नाउ टू असेस चिल्ड्रन विद ऑटिज्म. So if we look at the slide, the factors that are that the children are being diagnosed with autism more often, the first one is more refined diagnostic criteria, more awareness among doctors and psychologists, जैसा हमने अभी डिस्कस किया था, and there's rise in diagnosis due to various reasons. So this is why the diagnosis has gone up and we are seeing more children with autism every day. Right, even at my center and places that I visit, psychiatrists that I know of, suddenly there is a boom of children with autism. Right, every second child has autism. Right, so we are still finding out why, and that is why this whole discussion about causes of autism becomes even more important. Because if the third part of the statement, that is the environment factors or changes in the environment, is actually leading to a cause, then we need to, or actually leading to autism, then we need to find a cause, that what is it in our environment that is causing autism to become so rampant or so widespread around us. Like you have told all these three factors mainly कि आजकल why there is sudden rise in the children with autism. अगर हम इसकी बात करते हैं डायग्नोस्टिक क्राइटेरियाज की, और आपने कहा कि कुछ और दूसरे रीजंस भी हैं लाइक एनवायरमेंटल रीजंस, तो आपका क्या व्यू है कि अगर हम ऑटिस्टिक चिल्ड्रन के बारे में बात करते हैं, व्हाट इज़ द राइट एज, अप्रोप्रिएट एज, इफ़ पेरेंट्स आर नॉट वेरी अवेयर और उनको ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं है, दे आर नॉट प्रोफेशनल, तो कब डायग्नोस हो सकता है, या पॉसिबिलिटी है कि मतलब पेरेंट्स को आइडिया हो कि उनके बच्चे को प्रॉब्लम है? बिल्कुल. जनरली जो मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम्स डायग्नोसिस पेरेंट्स वरी कब करते हैं, जब बच्चा 1.5-2 years पे बोलना नहीं शुरू करता है. दैट इज़ द फर्स्ट साइन दैट देयर इज समथिंग अमिस. Right, it could be just a speech delay, it could also be just a language delay, but जब बच्चा first 1.5 month में babbling या टॉकिंग या वन वर्ड utterances नहीं देता है, 90% चांसेस में, केसेस में जो आज तक हमने असेस किए हैं,
parents का first reason to reach their pediatrician or reach for a doctor is always a speech delay, because lots of children, many children with autism have a language or a speech difficulty. The other reason that the parents feel is that when the child does not look at them when they call the child, जब वो बच्चे को आवाज़ देते हैं तो बच्चा पलट के उनकी तरफ नहीं देखता या उन अपने नाम को रिस्पॉन्स नहीं करता, ये दूसरा है। और यू नो ट्रिगर है जिससे पेरेंट्स को लगता है कि कुछ अमिस है। और जनरली ये दोनों चीज़ें जो है 1.5 से 2 years के बीच में बच्चों के अंदर आ जानी चाहिए, और अगर नहीं आती है तो बहुत सारे पेरेंट्स जो हैं वो पीडियाट्रिशियन को कंसल्ट करते हैं। एंड अगर पेरेंट्स डिनाइल मोड में ना जाएं तो वो बहुत जल्दी ही एक करेक्ट थेरेपीज, करेक्ट इंटरवेंशन पे ज्वाइन करते हैं, जिससे कि बच्चे को बहुत जल्दी हेल्प मिलती है। बट जनरली इन इंडिया इट इज़ द एज इज़ 3 years, बिकॉज समटाइम्स पेरेंट्स फील कि people have talked late in their family, people have had language difficulties, yeah, it's okay, you know, the child is very pampered by the grandparents, so it's all right even if the child doesn't speak till 2.5. Parents sometimes are all right with that fact, right? So therefore in India it might happen that the diagnosis has come in late, that is by 3 years of age, मगर majority of the time 3 years तक diagnosis बच्चों का हो जाता है। खासकर अगर आप ऐसी environment में रहते हो जहाँ पे 3 years पे बच्चे को स्कूल जाना है, बच्चे को अवेयरनेस बहुत ज़्यादा होनी चाहिए, जैसे दिल्ली के अंदर है और डिफरेंट मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ में है कि यू हैव टू हैव द चाइल्ड वेरी सोशल, वेरी कम्युनिकेटिव टू गो एंड सिट इन द प्ले स्कूल और इन अ रेगुलर स्कूल। तो जनरली डायग्नोसिस, अगर पेरेंट्स को कोई जानकारी नहीं भी है, सिर्फ यही 2 एरियाज़ में अगर उन्हें डिले दिखता है तो वो डायग्नोसिस के लिए जा सकते हैं टू अ पीडियाट्रिशियन, एंड पीडियाट्रिशियन कैन actually decide whether there is a reason or a need to put the child in for further assessments, or it is a genuine case of delay, right? And there is nothing amiss. I think that is something that the pediatrician can easily look into. तो ऑटिज्म के जैसे बारे में हम बात कर रहे हैं, तो आपके मतलब यू आर इन दिस फील्ड, तो ऑटिज्म क्या डिफरेंट टाइप्स का होता है? जैसे हमने टॉपिक में ही बात करी थी ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर, सो आर देयर एनी डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑटिज्म या एक ही तरह का होता है? बिल्कुल, ऑटिज्म हैज़ मैनी, ऑटिज्म इज एन अम्ब्रेला टर्म विद अ चाइल्ड फ्रॉम क्लासिक autism, that is having major impairments or many impairments on all 3 triads, and to another area of spectrum where the child has very minor difficulties in social skills or in communication skills. So therefore there will be a moderate form of autism, there is mild form of autism, there is classic form of autism. मगर autism के साथ आप ये कहिए कि उसका इम्पॉर्टेंट पॉइंट यही है कि ज़रूरी नहीं है बच्चे के हर स्किल, अगर हमने बच्चे को माइल्ड ऑटिस्टिक बोल दिया तो हर स्किल जो है वो बहुत माइनरली अफेक्टेड होगी। इसलिए भी माइल्ड, मॉडरेट और क्लासिक हम ज़्यादातर यूज़ नहीं कर पाते हैं बच्चों के लिए, बिकॉज कई बार क्या होता है, जैसा मैंने शुरू में एग्जाम्पल दिया था, इफ द चाइल्ड इज़ 4 year old, मगर अगर उसकी कम्युनिकेशन स्किल्स शायद सिर्फ 3 year old तक की हैं तो वो बहुत माइल्ड केस है। हम धीरे धीरे उसे कम्युनिकेशन सिखा सकते हैं। 3 और 4 year old के बच्चे की कम्युनिकेशन में इतना ज़्यादा डिफरेंस नहीं है और आप कम्युनिकेशन सिखा सकते हैं। मगर अगर उसी बच्चे की जिसकी कम्युनिकेशन स्किल्स 3 year old हैं और सोशल स्किल्स जो है वो 1 year के बच्चे की भी नहीं है, दैट इज द चाइल्ड डज नॉट रिस्पॉन्ड टू एन इंस्ट्रक्शन, डज नॉट लुक एट यू, prefers to be on his or her own, then that means the in social development area the child has been severely affected. So therefore with one child we can also have a severe to mild to moderate areas which have been affected, right? So it all depends upon how the autism has displayed or how autistic the child is, right? So on that it depends, levels जो है हम उस पे ही decide कर सकते हैं। If we come back to the topic, that is the causes, the first and the most important cause that we that even the psychologists or researchers have been able to figure out is genetics. That is the priority. It is not only genetics that affects or causes autism, but it feels through years of research that genetics has a major part or major role to play in causing autism, right? So if we look at the slide, genetics and autism, genotype, what is a genotype? The study of genes that may cause a disorder is the study of that disorder's genotype. Genetic abnormalities such as fragile legs, Down syndrome and developmental disorders are very easy to
assess, whereas autism is not caused by one gene but by several genes coming together in genetic makeup of one particular child. What does these 3 points mean? Genotype means that it is the study what is causing, which gene is causing the disorder, right? Now there are two ways to look at genes. वन इज जेनेटिक एबनॉर्मेलिटी, जिनकी बात करी हमने, जैसे फ्रिजाइल एक्स है, डाउन सिंड्रोम है, ये जो है ये एक पर्टिकुलर जीन के रिवर्सल से या डिलीशन से ये डिसऑर्डर बच्चे के अंदर आया है, एंड देयरफॉर इट इज़ वेरी इजी टू डायग्नोज दिस डिफिकल्टीज. In fact, before while during pregnancy we can even diagnose these disorders, because there is a single gene that has either been deleted or added extra or has combined with another gene that has caused the disorder. So that is a gene abnormality. So there is a gene which is abnormal gene, और जो ये various during pregnancy there are various markers जिसके अंदर हम ये assessment कर सकते हैं, and we can find out if there is any of these disorders, right? But now if we talk about autism is not caused by any one gene. Now how do we know that it is not caused by one gene? First is the areas that are affected. You know, the area is social skill, the area is communication skill, the area is rigidity in thinking. ये जो सारे एरियाज हैं जो अफेक्ट होते हैं, ये किसी एक जीन से नहीं अफेक्ट होते. ये जनरली एक होस्ट ऑफ जीन्स हैं जिनके अंदर ये जो है ये कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं जो कि अफेक्ट होती हैं बच्चों के अंदर. लाइक वी आर टॉकिंग अबाउट द जेनेटिक फैक्टर्स, और आपने काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट बताया कि इट इज़ नॉट कॉज्ड बाय ओनली वन जीन, और ये काफ़ी रिसर्च हुआ है, इस पर स्टडी हुई है कि ये काफ़ी जीन्स की वजह से होता है. एंड वी आर टॉकिंग अबाउट दिस जेनेटिक फैक्टर्स इन डिटेल. बाकी की डिस्कशन हम करेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद. This is Aparna. She loves chess and Shah Rukh Khan. Her best friend is Swati. She also has visual impairment. This is Neeraj. He plays many instruments. He loves Mohammad Rafi and cricket. He also uses crutches for mobility. चंदा है तू, मेरा सूरज है तू. This is Raj Bala. मेरी आँखों का तारा है तू. जीती हूँ मैं बस तुझे देख कर. With her husband and daughter. She loves cooking and watching TV. सूरज है तू, हाँ मेरी आँखों का तारा है तू. She also has cerebral palsy. Look beyond the disability. Look at the person. कोई मुश्किल हो, दूर मंजिल हो, मैं
के पंखों पे we can and we will fly. We can and we will fly. वेलकम बैक टू आवर डिस्कशन। ब्रेक में जाने से पहले हम बात कर रहे थे इटियोलॉजी ऑफ ऑटिज्म एंड वी स्टार्टेड डिस्कसिंग अबाउट जेनेटिक फैक्टर्स फॉर ऑटिस्टिक चिल्ड्रन। तो आइए इसी डिस्कशन को आगे बढ़ाते हैं और जानते हैं हमारे एक्सपर्ट से जेनेटिक फैक्टर्स के बारे में डिटेल में। जैसा अभी तक हमने डिस्कस किया कि जो जीनोटाइप है या जीन्स जो हैं हमारे, दे कैन बी फॉर disabilities there can be two ways the gene can express themselves. First is genetic abnormality. Genetic abnormality जो है उसके अंदर सिंगल जीन के चेंज होने से या डिलीट होने से एक डिसेबिलिटी हो सकती है, जिसको ढूंढना आसान है because there is only one gene that is at work. Right now, in autism, through research, we have got to know that that there is not a single gene that is working to cause autism. एक जीन नहीं है जिसकी वजह से autism होता है. There are multiple factors that can lead to, or multiple genes when they get together, they lead to autism. Therefore, we call them risk genes. Like for example, अगर हम कहें हाइपोथेटिकल एग्जाम्पल के लिए कि ABCD, जब ये 4 जीन्स जो हैं ये इकट्ठे मिल जाते हैं तो वो बच्चे के अंदर जो है ससेप्टेबिलिटी टू ऑटिज्म बढ़ जाती है, राइट. सो देयरफॉर द वन जीन, ए जीन अपने आप से ऑटिज्म नहीं कॉज करेगा. ए और बी जीन अगर टुगेदर हैं तो भी वो रिस्क जीन्स हैं, मगर वो अपने आप से दोनों ऑटिज्म नहीं कॉज कर रहे. शायद उसकी जगह पर बच्चे के अंदर स्पीच डिले कॉज कर रहे हैं, शायद उसकी जगह बच्चे के अंदर कोई और बिहेवियर डिले या बिहेवियर डिसेबिलिटी या बिहेवियर डिफिकल्टी कॉज कर रहे हैं या एंग्जाइटी प्रॉब्लम कॉज कर रहे हैं. सेम में ABC जीन मिलकर भी कोई और डिफिकल्टी या कोई भी डिफिकल्टी नहीं शो कर रहे हैं. मगर जब इन 3 जीन्स के साथ 4th जीन D मिल जाता है तब ये चारों जीन इकट्ठे होकर एक ससेप्टेबिलिटी टू ऑटिज्म जो जीन्स के अंदर है वो बढ़ा देती हैं. बट इट अगेन डिपेंड्स अपॉन द एनवायरनमेंट एंड द एनवायरमेंटल फैक्टर्स एंड perinatal and prenatal delivery time and post delivery time, the environment, जिसके ऊपर डिपेंड करता है कि whether it will cause autism or will it cause a milder form of autism or will it cause a severe form of autism. So therefore we have risk genes, but it does not mean that if we have all those genes it will cause autism, or if we don't have any of these genes that will cause autism, right. So therefore autism के साथ, लेकिन unfortunately अभी तक हम वो particular ABCD जो मैंने genes का नाम दिया वो भी अभी भी हमें वो ABCD genes पता नहीं है कि वो कौन से 4 genes हैं या कौन से 10 genes हैं या कौन से 9 genes हैं जिनकी वजह से ऑटिज्म जो है वो बच्चों के अंदर आ रहा है. इट इज़ जस्ट अ थ्योरी, और वो थ्योरी भी इसीलिए है क्योंकि इट हैज़ बीन सीन इन रिसर्च कि अगर एक सिबलिंग को ऑटिज्म है या एक बच्चे को पेरेंट्स के ऑटिज्म है, सो चांसेस दैट द अदर चाइल्ड विल हैव ऑटिज्म आल्सो इंक्रीजेस बाय 3%, राइट. सो देयरफॉर इट इज़ वेरी so there has to be some genes that are same in both the children, and therefore there is a higher risk for the second child to have autism spectrum disorder. Now the another part or the other feature is that
if we look at the slide, then family members other family members may have language problems, may have obsessive traits, may have depression or anxiety. So therefore हो सकता है कि जिस फैमिली में देयर इज अ चाइल्ड विद ऑटिज्म, अगर हम उसकी फैमिली को स्टडी करें तो हमें देखने को मिलेगा कि शायद और मेंबर्स को भी बहुत सारी डिफ़िकल्टीज़ हैं, पर्टिकुलरली ऑटिज़म नहीं है मगर दूसरी डिफ़िकल्टीज़ रही हैं फैमिली के अंदर, या किसी और फैमिली मेम्बर को भी ऐसी डिफ़िकल्टी है. व्हाई इज़ दैट इम्पॉर्टेंट? Because later on when we assess the child, then to figure out whether the second child will have autism or not, these features help, these family information helps us. For example, if there is a parent parent who is a physicist or an engineer or a scientist, तो उनके अंदर social withdrawal, it's very common that that parent or that person has social withdrawal, does not like to interact very much and can concentrate for long hours on small things, right? So this is helping him or her to have a very good career as a scientist. But अगर इसी जीन को which has caused this person to be so successful हम pair up कर दें एक और जीन्स के साथ, दूसरे जीन्स के साथ, जिसकी वजह से social withdrawal इतना ज़्यादा है कि the child is not even able to understand or learn from another person, that will be a full blown autism. मगर अगर हम पेरेंट्स को स्टडी करें तो हो सकता है दोनों के अंदर थोड़े थोड़े फीचर्स हो कि okay, one parent has difficulties with communicating his or her thoughts, whereas the other parent is more socially withdrawn and does not like to go out for parties, just prefers to stay alone, listen to music at home, which are very ordinary traits. हम इनको एक disability नहीं मान सकते, मगर जब दोनों चीज़ें साथ में मिल जाती हैं, उधर एक पेरेंट से communication difficulties का जीन आ गया और दूसरे पेरेंट से social difficulties का जीन आ गया, and the child develops rigidity on his or her own, so therefore we have all the three areas and suddenly we have a child with autism. So that is how genetics affect children or may be an important cause for autism. So it means it depends on the type of involvement of gene. Exactly. Right. Now the other part, if you look at the slide, with genotype, there's also something called phenotype. Right? Phenotype is how this gene is going to be expressed in the environment. जैसे अभी हमने डिस्कस किया था कि अगर हमारे सपोज ABCD 4 जीन्स हैं जो मिक्स होंगे और ये जब मिलेंगे तो चाइल्ड विल हैव ऑटिज्म, मगर ये 4 जीन्स ये डिसाइड नहीं करते, हर बारी जब ये मिलते हैं तो ऑटिज्म तो होता है, मगर हम ऑटिज्म सेम ऑटिज्म हर बच्चे में नहीं देखते. वी सी अ वेरी डिफरेंट फॉर्म ऑफ ऑटिज्म इन ईच चाइल्ड. एज द सेइंग गोज, देयर आर नो टू चिल्ड्रन हु विल बी सिमिलर एंड हैव ऑटिज्म, राइट? सो देयरफॉर ABCD जीन्स जब मिलेंगे वो कैसा ऑटिज्म बनाएंगे, दैट इज फिनोटाइप, एंड दैट इज डिपेंडेंट ऑन द एनवायरमेंटल फैक्टर्स कि व्हाट आर द prenatal and perinatal, as I said earlier also, prenatal and perinatal environmental factors कैसे हैं, pregnancy mother की कैसी हुई है, जो post pregnancy care है वो कैसी रही है, during the pregnancy how has been the mother's health. These all factors can also affect how autism is going to be displayed. Right. So if we look at the slide now, what is phenotype? A phenotype is how the genotype is expressed, how severe the autism is. Just having risk genes does not necessarily mean that the gene will produce a notable problem. It also depends on what is the environment and other genes present. तो जैसा कि अभी हमने डिस्कस किया कि ABCD रिस्क जीन्स हैं, बट अगर वो चारों जीन्स इकट्ठे हैं तो ज़रूरी नहीं है हर बारी सीवियर ऑटिज्म ही होगा. हो सकता है माइल्ड ऑटिज्म हो सकता है सिर्फ लैंग्वेज प्रॉब्लम हो बच्चे के अंदर, हो सकता है सिर्फ सेंसरी डिफ़िकल्टीज हो बच्चे को. सो it depends upon the phenotype or the environment in which the child is growing, the fluid in amniotic sac in which the child is growing, as I said, other factors like health of the mother, which will also decide how these risk genes are going to affect the child, whether they will affect or they will not affect, or whether they will affect and make the child more severe, or whether they will affect them but
and the child will remain or have very mild difficulties, right? Now, after this, very, very important question which a lot of parents with one child with autism generally ask is the likelihood of having the second child with autism, right? So when we are doing family planning, when the parents are doing family planning, अगर उनके घर में already एक बच्चा है who is suffering from autism, whether mild or moderate, the parents' next question is, if I have the second baby, what are the chances that my second baby will also have autism? और इसको find out करने के लिए there are many doctors in hospitals जो कि आपका gene pool study करते हैं, जो कि आपके पूरे genetics को study करते हैं, and to come to a conclusion what are the probability or what are the percentage risk chances. Nobody can be very sure about what will be the risk, what will be the difficulties, what level of risk are you involved in. Nobody can be 100% sure, but still people can give you a general idea. And how doctors reach this point is, first, as we discussed, family history. What do we mean by family history? अगर एक family है जिसके the parent or the individual has 5 brothers या 5 sisters and उनके आगे 5 या 2 बच्चे हैं जो कि बहुत normal हैं, एकदम neurotypical बच्चे हैं, कोई language delays की problem नहीं है, किसी को कोई social introvert बच्चा नहीं है, they are going to regular schools, they have proper language, they are speaking, they are very socially interactive, and this particular individual has one child with autism, the risk is very less that the second child will have autism, because the other family members जो पूरा gene pool है, right, of both the families, there is no one in all these family members of both side of parent, mother as well as father, किसी की भी family की side में थोड़ी सी भी स्पीच डिफ़िकल्टी, एंग्जाइटी डिसऑर्डर, ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर, ऐसी कोई डिसऑर्डर्स की या कोई साइकेट्रिस्ट प्रॉब्लम की या कोई साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम की कोई हिस्ट्री नहीं है, राइट? देयरफॉर फर्स्ट foremost is to see whether there is a family history. For example, if there is a parent or if there is an individual जिसकी शायद 1 या 2 बहनें हैं या एक भाई और एक बहन है, जिनमें से एक भाई के ऑलरेडी एक और बेटा है या बेटी है जिसको ऑटिज्म लाइक फीचर्स हैं, राइट, या वो बहुत इंट्रोवर्ट है या वो किसी की कोई बात नहीं सुनता है, पेरेंट्स फील वो बहुत हाइपर एक्टिव है, एंड इस पर्टिकुलर पेरेंट ए का भी जो बेटा है वो ऑटिज्म स्पेक्ट्रम पे है, तो अगर ये सेकंड बच्चे के बारे में सोच रहे हैं, सेकंड चाइल्ड के बारे में सोच रहे हैं, then chances are higher that there will be a risk because already the family gene pool is already showing कि दूसरे family members के भी next generation में ये difficulties आ रही हैं. भले ही full blown autism नहीं आ रहा, कोई और disability आ रही है, कोई और difficulty आ रही है, but that means that the genes are susceptible towards autism. So therefore, first and most important thing is to find out the family history. That is what the doctors do, and to help to guide parents whether to have the second baby or not. Another important point is, what do parents do? That also sometimes tells us, tells doctors or psychiatrists what are the genes like. For example, if the parent, as I said earlier, is a big scientist and can, the mother says that the father can sit in his office for 4 hours or full whole day without eating, without talking. Even when he comes out of his office, he doesn't talk or interact much with relatives. इनके कोई friends नहीं हैं, right? So as we discussed earlier, this tells us or gives us a hint that okay, there are some difficulties in social communication areas, in thinking areas, risk. So therefore, the family, हर साइंटिस्ट के बच्चे की फैमिली या हर आईआईटी से पास आउट इंजीनियर की फैमिली एट रिस्क नहीं है, मगर जिनके अंदर बहुत ज़्यादा फीचर्स हैं बट वो फुल ब्लोन डायग्नोसिस नहीं मिला है, उनकी फैमिलीज़ के अंदर इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू सी द जीन्स, सी द बिहेवियर्स, अंडरस्टैंड द बिहेवियर्स बिफोर प्लानिंग अ सेकेंड चाइल्ड, बिकॉज दे आर मोर एट रिस्क, बिकॉज बहुत डायरेक्ट जो डिफ़िकल्टीज़ हैं वो पेरेंट्स में दिखाई दे रही हैं, हमें विजुअली दिख रही है, ऑल्दो वी हैव नॉट गिवन अ डायग्नोसिस. एंड बहुत बारी ऐसा होता है व्हेन वी फाइनली गिव अ डायग्नोसिस टू अ चाइल्ड, मदर और फादर विल कम अप एंड से कि माय अदर माय पार्टनर, माय वाइफ और माय हस्बैंड हैज सिमिलर फीचर्स एंड आई वाज वेरी सिमिलर to this when I was a child. And sometimes parents feel more relieved because
बच्चे की डायग्नोसिस के साथ साथ कई बार पेरेंट्स का भी डायग्नोसिस होता है that they also suffer from mild form of Asperger syndrome or autism spectrum disorder. They have a very mild form of that, right? And the parents never knew what was different, but they always knew that there was something different in me. So therefore, it is very important to understand the family history and the family tree, and also to do an assessment of, you know, where the parents stand, what do parents do, what is general behavior of the parents, because that can tell us whether it is just one time gene mutation that has happened for autism, or whether there is a gene pool which is susceptible to autism already present there, and it will help us to decide whether there is second child, what will be the percentage chance of a second child having autism. As I said, nobody can be 100% certain whether the second child will have autism or will not have autism. Just we can find out the probability of that. Bilkul, we can just find the probability of that. The other important part is twins. Twin studies have been done extensively, and identical twins have higher chances of having autism. Both of them will have autism, जैसे मैंने कहा, क्योंकि identical twins का gene pool same है. मगर it is surprising, I'm working with three actually twins from different of different parents, and जिसके अंदर where there are identical twins are involved, one has autism but other just has basic features of ADHD, that is attention deficit hyperactive disorder, but does not have any features of autism, right? And that is, there are very few studies on that how can, if the genes are involved, identical twins के अंदर genes same है, with both of them will have same gene pool, same way of reacting together, same environment to grow in while the child is throughout the pregnancy. So how is it possible that that one child will have autism and one child will not have autism? Therefore, we have to do a lot of research, because 99% of times or 95% of times twins will have, identical twins both will be affected with autism, and fraternal twins may get affected or may not be affected. One may be affected, one may be mildly affected, or one fraternal twins is fully affected and one fraternal twins is not at all effective. जैसे कि आप हमें रीजंस बता रहे हैं कि सेकेंड चाइल्ड का प्रोबेबिलिटी क्या हो सकता है ऑटिज्म होने का. इन today's environment, like we have heard about the consanguineous marriage and non-consanguineous marriage. So what do you think, what is the involvement of this factor in autism? अगेन एज आई सेड, अगर जीन पूल के अंदर ऑलरेडी एक पेरेंट के अंदर ऑटिज्म है या एक फैमिली मेंबर के अंदर ऑटिज्म के फीचर्स हैं, राइट, और हम उसके ही फैमिली एनवायरनमेंट में से ही दूसरी पेयर के लिए दूसरा जीन पूल भी उसी फैमिली एनवायरनमेंट से है, तो चांसेस ऑब्वियसली बिकम वेरी हाई टू हैव अ चाइल्ड विद ऑटिज्म. वेयर एज इफ वन पेरेंट हैज माइल्ड genes or mild form of social incompetencies, and there is another parent who comes from another family, completely different family, where there is no there are no features, then obviously our chances of having a healthy and a neurotypical baby will be very high compared to having coming from the same gene pool. Because अगर genes similar हैं तो not only autism but there are many other genetic disorders जिनके chances बहुत बढ़ जाते हैं अगर हमारा same gene pool में से अगर हमारे जो genes हैं वो mix करे जा रहे हैं. Therefore it is always, risk is always higher for any kind of disability, and so for autism as well. Because अगर, and if there are two very different families, then the risk becomes less, because even if one parent is a bit affected or maybe has one or two features of autism, but the other parent or the other gene pool is absolutely fine, then there are very few chances of the child having autism. Right. So if we look at the slide, what we have just talked about are, what are the likelihood of second child with autism. So as we have discussed, the first one is the family history. We have to take in account the family history, what are the parents' occupation, what is the gene pool from which the parents are coming, and yes, we have lots of twin studies happening, whether one twin has it and the other whether has it or not have it. But अभी भी एकदम clear picture नहीं है कि what actually gets affected for children with autism, what actually in genes causes autism, ये अभी भी हमारे पास absolutely clear picture नहीं आई है.
नाउ इसके बाद अगर हम बात करें तो बहुत इंपॉर्टेंट है बात करने के लिए, जैसे अभी हमने डिस्कस किया कि अगर ABCD जीन्स साथ में मिल गए हैं तो अब ये अपने आप को प्रोजेक्ट कैसे करेंगे. फॉर एग्जाम्पल बहुत सारे पेरेंट्स आते हैं जब हमारे पास, तो दे से दैट माई चाइल्ड वॉज एब्सोल्युटली फाइन टिल ही और शी वॉज 1.5 years old. उसमें वो सारे बच्चे जैसे नॉर्मल बच्चे होते हैं, वो बोल भी रहा था, बैबलिंग भी कर रहा था, आई कांटेक्ट भी दे रहा था, देख भी रहे थे, जो कि एक नॉर्मल बच्चा करता है वैसे कर रहे थे. सडनली एट 1.5 years of age something happened and the child has regressed and the child has started showing features of autism. Now that's something very very important to remember is autism is not caused later in life, right, or maybe after 1 year. The autism is always present through the pregnancy, prenatal, perinatal and postnatal process. Autism is always present. Sometimes it happens कि full bloom autism के features जो हैं वो दबे रहते हैं because trigger environment में से अभी नहीं मिला है. जैसे for example there have been studies which earlier said that MMR vaccine causes autism. But then later on जब हमने देखा तो there were 2 siblings, research हुई बहुत ज़्यादा डिटेल में MMR वैक्सीन के ऊपर कि does MMR vaccine causes autism. तो पेरेंट्स ने अपने एक बेटे को या बेटी को जो ऑटिस्टिक है उसको जब MMR वैक्सीनेशन दी थी तो उनको लगा कि शायद उससे ऑटिज्म बच्चे को ऑटिस्टिक बना दिया MMR वैक्सीनेशन से, तो नेक्स्ट बेबी को उन्होंने MMR वैक्सीनेशन नहीं दी या अलग अलग उसमें दी, MMR के अलग अलग इंजेक्शंस में दी तीनों के लिए, बट स्टिल द चाइल्ड हैज़ ऑटिज्म. नहीं देने के बावजूद भी चाइल्ड हैज़ ऑटिज्म. सो देयरफॉर वी कैन नॉट बी 100% श्योर कि हर बच्चे में जो ऑटिज्म है वो MMR वैक्सीन से ही आता है या हाई फीवर से ही आता है. बट बहुत बार ये होता है कि ऑटिज्म के सिम्टम्स या ऑटिज्म के जीन्स या ससेप्टेबल टू ऑटिज्म जो हम बोलते हैं कि वीक जीन्स जो हैं ऑलरेडी प्रेजेंट होते हैं मगर वो अपने आप को फुल ब्लूम एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हैं अभी. So when there's a trigger from the environment, suddenly autism becomes more apparent or more clear in many ways, right? So if we look at the slide, we can see or go through possible triggers of autism. It is not restricted to any particular race or region, not more in population consuming a particular type of food or diet. Parental age is a very important trigger. Fertility treatments, pre and perinatal risk factors are seen as risk that autism will be expressed but not sufficient to lead to autism. Now what does this mean? बहुत सारी research हुई हैं because there have been research saying that in US Silicon Valley जो एक area है वहाँ पे every second child has autism. So maybe there is something in the environment, something in the water or something in the electrical cables that are passing through there जिसकी वजह से बच्चे जो हैं वो बहुत susceptible हैं autism के. But continuous longitudinal research has also shown कि बहुत बारी वहाँ पर ऐसा भी है कि ज़रूरी नहीं है कि ये probability वहीं पर सबसे high है, right? So therefore in some children it can be a possible trigger. For some children it is not a possible trigger. Some children have been affected with some other disability. So therefore it is not restricted to a particular region or a particular race. Like in Delhi sometimes I have parents saying that we see it in particular race of people. Like for example, I have parents who come and ask me that does this happen more in Bengalis or does it happen more in South Indian or does it happen more in Punjabis? I will not have any answer because autism is not restricted to race or a community. It is as prevalent in Bengalis as it is prevalent in South Indians or as much as it is prevalent in any other community, right? And same goes for food and diet. There have been many researches that have happened where they have said that okay, lot of eating fish
causes high level of mercury in the body, which can lead to autism in children. Or maybe having less of, or the mother being allergic to milk and consuming milk may lead to autism in children. But अभी भी in जो सारी जो diets के ऊपर research अभी भी continued है. There is no hard and fast rule or hard and fast research that has come in, ironclad research that points कि this is a possible trigger. तभी हम बात करें कि पॉसिबिलिटी किस चीज़ की हो सकती है. वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट द डेफिनेट कॉज ऑफ दैट. जैसे कि हमारे एक्सपर्ट ने बताया कि क्या क्या पॉसिबल ट्रिगर्स हो सकते हैं, दैट वी कैन सी कि हाँ इस रीज़न की वजह से ऑटिज्म हो सकता है. लाइक एनवायरमेंटल कॉजेज, फूड, डाइट, कोई पर्टिकुलर प्लेस के बारे में जैसे हमारे एक्सपर्ट ने बताया कि कोई रीज़न हो सकता है. एंड वी हैव टॉक्ड अबाउट अ लॉट अबाउट दी जेनेटिक फैक्टर्स. बाकी की डिस्कशन करेंगे हम एक छोटे से ब्रेक के बाद.
कमिंग बैक टू आवर डिस्कशन, हम ब्रेक में जाने से पहले बात कर रहे थे पॉसिबल ट्रिगर्स, विच इज़ नॉट वेरी डेफिनेट, वी कैन नॉट से दैट, बट इट्स लाइक कि येस, इसकी प्रोबेबिलिटी हो सकती है इन कॉन्ट्रीब्यूशन टू द ऑटिज्म। जैसे कि आपने हमें बताया कि ये पॉसिबिलिटीज़ हो सकती हैं विद द डाइट, रेफरेंस टू डाइट और एनवायरमेंटल फैक्टर्स, तो इसके बारे में हम और जानना चाहेंगे। राइट, बिफोर गोइंग ऑन ब्रेक जैसा हमने डिस्कस कर रहे थे कि ऑटिज्म इज़ नॉट restricted to a particular community, is not restricted to a particular kind of food or not consumption of particular kind of food. It is more the triggers will be more like fertility issues, right? If there's a mother who is older in age, above 35 years old, is going through in vitro fertilization or other processes of fertilization, then the chances of having autism might increase in such case. Why I'm saying that is, it is not only autism that might be caused, it can be some other disorder as well, right? So a parent's age above 35, whether it's father's age or mother's age, if the parent is above 35 years old and if there is going to be the first child that they are expecting, then the chances are higher that that there might be some form of difficulty that might happen for the child, and it might trigger autism if, please remember, if the embryo or the gene pool already has A, B, C, D genes together. अगर सिर्फ A और B genes हैं और C, D genes नहीं हैं हमारा बेबी के जीन पूल के अंदर, so 35 years of age will not make an impact, will not cause autism, right? It may cause something else, it may not cause anything else, the child may be very healthy, right? There are lots of examples nowadays, so in fact more examples of mothers or women conceiving later in life, because everything has become so competitive right now. We have lots of actresses who are conceiving after 40 years. It's general trend aajkal. So therefore, so not all children who are being born after 40 years will have autism. Same way, if mother's age is 25 but the child has ABCD, all genes, I'm just referring to them as ABCD, all of the genes together, that means child is already weak towards or susceptible towards autism, and the environment may trigger a full-blown autism spectrum disorder in the child. So yes, parental age जो हमने डिस्कस किया, फर्टिलिटी ट्रीटमेंट्स हमने डिस्कस किया, ये सारे जो है ये रिस्क फैक्टर्स हैं, रिस्क ट्रिगर्स हैं, जो मगर ये रिस्क ट्रिगर्स जो है ये ऑटिज्म कॉज करेंगे कि नहीं कॉज करेंगे या कोई और डेवलपमेंटल डिसऑर्डर कॉज करेंगे, दैट वी कैन नॉट बी वेरी सर्टेन अबाउट. सो देयरफॉर इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू कीप इन माइंड, इफ वी आर वर्किंग विद एन ओल्डर एज मदर, इफ द चाइल्ड हैज बीन born to an older age mother, we should not jump to conclusion that that is what has caused autism. First, we have to have a risk gene, all 4 of them present with the child, which will, and genes sirf mother se nahi aayenge, they will also come from the other part of the parent also, that is the father will also contribute to the genes, right? So therefore the gene pool has to be susceptible to autism, and provided with that there can be some risk factors that are involved which can trigger autism, right? But in all cases it will not trigger autism, it will not be 100% autism, and it will not be in all the cases very severe form of autism or very mild form of autism. It will depend on how what is the genotype and what is the phenotype, right? So if we go back to the slide, let's just look at what are the possible triggers that can affect autism. The first one being that it is not restricted to there might be the other one being there might be some suboptimal pregnancy events that the mother is not aware of, but that increase the risk of the child to be autistic. For example, toxins in the environment, food and water, rubella virus, multiple miscarriages, early bleeding, abdominal x-ray during initial phase of pregnancy, MMR vaccinations. So these are
suboptimal pregnancy events. These are some things that the mother is not aware of. She's not doing it automatically. She's not putting rubella virus inside her, right? It's there. It has not been detected. We have had many cases in which rubella virus went undetected, or the gynecologist or the doctor concerned did not check for rubella virus, and in first 2 or 3 months of pregnancy it's very important to see whether rubella virus is present in the mother's body or not. If we miss it, it can cross over to the child's placenta, and it can cause, as I said, not only autism, it can also cause CP, it can cause hearing impairment, it can cause OCD, it can cause various difficulties, one of them being autism. ये जैसे कि पॉसिबल ट्रिगर्स के बारे में आपने बताया और काफ़ी सारे हमने रीजंस डिस्कस किए, प्रोबेबिलिटी किस किस चीज़ की हो सकती है. इससे पहले हमने बात करी थी कि व्हाट इफ़ अगर सेकेंड चाइल्ड के बारे में प्लान करते हैं तो उसके ऑटिज्म में क्या क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है. जस्ट अ स्मॉल क्वेश्चन कि अगर नॉर्मल पेरेंट्स पूछते हैं कि इफ़ वी वांट टू अवॉइड इन फर्स्ट चाइल्ड ऑल्सो इटसेल्फ, तो व्हाट दे शुड डू फॉर दैट. Okay. Very important, as I said earlier, there are no specific causes of autism, right? So therefore we don't know what is causing autism. The only way to find out is if the first child gets affected with autism. उससे पहले तो we will not. In fact, most of the time parents have not heard of autism. आप cerebral palsy के बारे में parents को पता होता है, blind बच्चों के बारे में, आप ब्लाइंड एक बच्चों के साथ, या हियरिंग इम्पेयरमेंट या विजुअल इम्पेयरमेंट के बारे में लोगों को जानकारी है, मगर ऑटिज्म एक ऐसी डिसेबिलिटी है जिसके बारे में जब तक कि आर इमीडिएट फैमिली मेम्बर इज नॉट अफेक्टेड बाय इट, इट हैज़ नॉट, पेरेंट्स विल नॉट बी अवेयर ऑफ इट. दैट्स वन थिंग. सो इन मोस्ट ऑफ द टाइम, फर्स्ट टाइम पेरेंट्स विल नॉट बी अवेयर, एंड वी कैन नॉट अवॉइड, we will not know till the first baby is born whether the parents are, we can go through genetic. If you are 35 or above 35 years of age, it is very important that जो आप amniocentesis से and other, there are pre-birth markers tests होते हैं जिसके थ्रू आप various disabilities के बारे में जान सकते हैं. If you are above 35, as I said, जो सेकेंड बेबी से पहले हम लोग डिसाइड फैमिली हिस्ट्री डॉक्टर्स के पास, जेनेटिक्स स्पेशलिस्ट के पास जाते हैं. आप इनफैक्ट अगर आप एज में, आपकी एज अबव 35 है एंड यू आर स्टिल प्लानिंग योर फर्स्ट बेबी और द सेकेंड बेबी, इट्स ऑलवेज एडवाइजेबल टू गो थ्रू अ जेनेटिक person who specializes in genetics and can figure out what is the probability. But in first time mothers, the probability is as high as any other parent, right? So but after the first child is born, then we can find out the percentage. But first time, it is like you can have a regular neurotypical baby, you can have a child affected with autism, you can have a child affected with CP. मगर CP, Fragile X और Down syndrome और थोड़े और neurodevelopmental disorders के साथ हमारे positive part ये है कि if the doctor is aware that the mother's age is high or mother is at risk of some difficulties, like there has been an early bleeding, there has been the pregnancy has not been smooth, so then you can keep a check in first month, second month and third month. There are checks to see whether the fetus is developing normally, or whether we need to go in for an abortion, or whether it is advisable to continue with the pregnancy or not, right? But autism is only one disorder जो कि पहले से पता नहीं लगता. Even if you are fully aware, you are aware of autism, you have read about autism, you know, but if it is your first baby, there is high probability we will not know till the child is born whether the child is affected with autism or not. Unfortunately अभी तक क्योंकि हमें cause नहीं पता लगा है, इसलिए उस cause को ढूंढने के लिए हमारे पास कोई टेक्नोलॉजी नहीं है. तो जो हमारे पास थोड़ी टेक्नोलॉजीज़ हैं, जैसे एमनियोसेंटेसिस के थ्रू हमारे एमनियोटिक फ्लूइड के बारे में पता लग सकता है, उसके अंदर क्या क्या मिनरल्स या क्या क्या सब्सटेंसेस प्रेजेंट होने चाहिए, उनकी क्या अप्रोप्रिएट परसेंटेज होनी चाहिए. अगर उससे कोई वेरिएशन है तो वो एक इंडिकेटर है कि देयर कैन बी समथिंग डिफरेंट और देयर माइट बी समथिंग
I won't say wrong, because there might not be anything wrong, but there might something be wrong and it might lead to autism. But generally it is very difficult to find out in the firstborn, before the child is born, whether there is any risk or not. but yes, we can find it out in the second child. Yes, definitely. But again, in the second child also, it will be only a percentage, right? There, the doctor will say there is 50% chance, doctor will say that there is 30% chance, doctor will say there is a 10% chance, but then that 10% chance is also there. Right, so it is possibility, and I have many parents with whom I'm working in which their first child has autism and their second child who is born also has autism, and the probability becomes higher if your first child is a girl and she has autism, then the probability becomes higher for the second child to have autism, because the girl child will have 2x chromosomes. दैट मीन्स दोनों एक्स क्रोमोसोम्स के अंदर जीन्स जो थे वो इतने थे कि वो ऑटिज्म दिखे. और अगर सेकंड बेबी बॉय या गर्ल है, बॉय है तो यानी एक ही एक्स क्रोमोसोम है, तो भी अगर फर्स्ट बेबी हमारा बॉय है तो देन अगर सेकंड बेबी के अंदर चांसेस थोड़े कम होते हैं, बिकॉज एटलीस्ट इफ देयर इज अ गर्ल देन इट इज अ चांस कि जो सेकंड अगर क्रोमोसोम एक्स क्रोमोसोम है और वो हेल्दी क्रोमोसोम है, तो जो ऑटिज्म के फीचर्स है शायद वो सबड्यू हो जाए, क्योंकि वो चारों जीन्स की जगह पर सिर्फ 2 ही जीन्स मिले एक वो पेरेंट सारा से. क्रोमोसोमल एबनॉर्मलिटीज में आ बिल्कुल बिल्कुल. सो क्रोमोसोमल रिस्क फैक्टर्स पर आ जाते हैं, जीन्स रिस्क फैक्टर्स में आ जाते हैं, बिकॉज एबनॉर्मलिटी होती तो वो पकड़ी जाती, वो फ्रिजाइल एक्स होता या डाउन सिंड्रोम होता या किसी ऐसे एबनॉर्मलिटी नहीं होती जीन्स के अंदर, इसीलिए हम ऑटिज्म को नहीं पकड़ पा रहे हैं. और क्योंकि बहुत सारे जीन्स इन्वॉल्व हैं, इसलिए भी हमें नहीं पता लग पा रहा कि कौन से जीन्स किन जीन्स के साथ मिक्स करते हैं तो कैसा ऑटिज्म बनेगा, बिकॉज ऑटिज्म इज सो डाइवर्स इन इट सेल्फ. राइट. सो अभी हमने जैसे बात करी पॉसिबल ट्रिगर्स की, अब हम बात करते हैं डायग्नोसिस के बारे में. ठीक है, व्हाट आर द वेरियस डायग्नोसिस दैट अ चाइल्ड विद ऑटिज्म गेट्स. राइट, आप ऑटिस्टिक बच्चे के लिए आज की डेट में, पहले सिर्फ एक ऑटिज्म स्पेक्ट्रम या पहले सिर्फ ऑटिज्म होता था डिसऑर्डर, बट अब जैसा हमने सबसे पहले डिस्कस किया था, बिकॉज द टूल्स टू असेस ऑटिज्म हैव इम्प्रूव्ड. Right, our characteristics of autism have become more detailed. ठीक है, so therefore now जो हमारा जो diagnosis है वो भी फीचर्स के अकॉर्डिंग चेंज हो जाता है. राइट, फॉर एग्जाम्पल वी विल हैव PDD-NOS, वी विल हैव एस्पर्गर सिंड्रोम, वी विल हैव autism, mild autism spectrum disorder, we will have classic autism spectrum disorder, we have high functioning autism spectrum disorder. PDD-NOS means pervasive developmental disorder not otherwise specified. Asperger syndrome, high functioning autism, autism spectrum disorder, classic autism. Psychologist or psychiatrist can do the assessment and give the diagnosis. But what is the difference? Right, for a layman, for a parent whose child has been diagnosed with autism, PDD-NOS, if the suddenly doctor writes PDD-NOS, the parent might get a little worried. What is PDD-NOS? What is pervasive developmental disorder? Now, what happens is autism इतना varied है कि it has become important to put lines or at least put some distinctions in the diagnosis. PDD-NOS also includes Rett syndrome and other developmental disorders, and one of it is autism spectrum disorder. But that also means that child has few features of autism. बहुत माइल्डली कम्युनिकेशन डीले हैं, बहुत माइल्डली सोशल डीले हैं, बहुत माइल्ड रिजिडिटीज हैं, या ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं ले रहा, बहुत एक्टिव बच्चा है बट शी डजंट नो हाउ टू गो एंड प्ले विद अदर चिल्ड्रन. सो इसलिए ऑल्दो बाकी सब कुछ, आई कॉन्टैक्ट 100% देती है, टर्न अराउंड करती है जब आप बुलाते हैं, टॉयज़ के साथ खेलती है, मगर जब दूसरे बच्चे आते हैं तो उनके साथ शेयरिंग नहीं करती, तो बहुत छोटी सी एक सोशल डिफ़िकल्टी है. राइट, बट सोशल के साथ साथ कम्युनिकेशन में भी डिफ़िकल्टी आ रही है उस बच्चे को, और साथ साथ थोड़ी रिजिडिटीज़ हैं, थोड़े रूटीन्स फॉलो प्रेफर करती है करना, तो देयरफॉर देन वी गिव अ डायग्नोसिस ऑफ PDD-NOS. राइट, एस्पर्गर्स और हाई फंक्शनिंग ऑटिज्म में ज़्यादा फ़र्क नहीं है. एस्पर्गर सिंड्रोम इज़ द चिल्ड्रन who have language, who have speech, and it developed at the right time, like जब 1.5-2 years पे speech आती है बच्चों में. एस्पर्गर सिंड्रोम के बच्चों में भी speech आ गई,
वो बोल सकते हैं मगर वो अप्रोप्रिएटली कम्युनिकेट नहीं कर पाते. जैसे बहुत सारे मेरे पास बच्चे हैं जो कि आपको पूरा नर्सरी राइम सुना देंगे मगर कब बाथरूम जाना है वो नहीं बोल पाएंगे. राइट, सो दैट इज कि they have a very high functioning, they have speech, they can understand, they can look at you, they will be able to follow curriculum of school to a large extent, but they will still have social difficulties, they will still have communication difficulties, they will still have few rigidities, they will not know how to make friends, they may not have any friends, or they may have very few friends, they may be introvert. So then we put the label of Asperger's syndrome to them. Now what is the difference? The only difference between Asperger's and high functioning autism is the so called difference is that autism के अंदर हाई फंक्शनिंग के अंदर स्पीच शायद थोड़ी डिलेड आई है, शायद 3 साल पे स्पीच आई है, 3.5 साल पे स्पीच बच्चा बोलना शुरू किया है, मगर वो अकेडमिकली उतना ही एडवांस्ड है, उतना ही बेटर काम करता है, क्लास में जाकर पूरी पढ़ाई करता है, फ्रेंड्स हैं, फ्रेंड्स के साथ बात कर सकता है, अपनी रिकॉल कर सकता है, पेरेंट्स के साथ आकर शेयर कर सकता है. तो हम उसको हाई फंक्शनिंग ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर बोल देते हैं मगर एक्चुअली दोनों के अंदर ज़्यादा फर्क नहीं है. ये डायग्नोसिस हम बेसिकली ट्रायड्स ऑफ इम्पेयरमेंट को लेकर ही कर रहे हैं. बिल्कुल. जैसे आपने बताया उसी के बेसिस पे हमें पता चलेगा कि डिफरेंट स्टेज कौन सा है, कौन से लेवल पे है बच्चा. जैसे उसमें एक था पॉइंट रिपीटेटिव बिहेवियर या कुछ स्टीरियोटिपिक बिहेवियर होते हैं, तो उसके बारे में हम जानना चाहेंगे कि अगर हम डायग्नोसिस देते हैं बच्चे को ऑटिज्म के डिफरेंट टाइप्स के बारे में, तो इन बच्चों में किस तरह का बिहेवियर पाया जाता है. ओके, रिलेटेड टू रिपीटेटिव और रिस्ट्रिक्टेड बिहेवियर्स जो होते हैं बच्चों के अंदर, देर आर हर जैसे अगर हम देखें तो कुछ बच्चों के अंदर रिपीटेटिव बिहेवियर होगा कि वो अपने टॉयज़ को, या रिस्ट्रिक्टिव बिहेवियर होगा अपने टॉयज़ को एक पर्टिकुलर वे से रखते हैं, वो स्कूल का बैग एक पर्टिकुलर वे से लगाते हैं, वो अपने कपड़े एक तरीके से रखते हैं, दे लाइक टू फॉलो अ पर्टिकुलर रूटीन कि खाने के बाद ही हाथ धोना है या खाने के ब्रेकफास्ट करने के बाद ही नहाने जाना है. सो एनी चेंज इन दोज रूटीन्स affects our children. They find it very stressful if there's sudden change in the routine. Right, repetitive movements can also be physical movements that could be caused due to sensory dysfunction. Right, for example, flapping of hands or moving, continuously running from one area to another area. Some particular movements of head, to balance their body. Particular way of walk. Right, so these are also various repetitive or restrictive movements that the child does. Could be because of sensory needs, could also be because they have learned a particular game or a particular activity in a particular way. So can we say that this is a problem with some central nervous system dysfunctioning? बिल्कुल, it is the whole problem is from central nervous system से ही पूरी problem जुड़ी हुई है, मगर उस central nervous system के अंदर या brain के अंदर कौन से एरिया से जुड़ी हुई है वो हमें नहीं पता है, बिकॉज सारे एरियाज में कुछ कुछ अफेक्ट हो रहा है. वी हैव अ स्पीच एरिया बट वी डोंट हैव अ कम्युनिकेशन एरिया. कम्युनिकेशन इज एनवायरमेंटल, राइट. आप जिस एनवायरमेंट में रहते हैं वैसे ही आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स डेवलप होती हैं. अगर आप इंडिया में रहते हैं तो टचिंग योर एल्डर्स फीट इज अ सोशल एटिकेट दैट इज एक्सपेक्टेड आउट ऑफ यू. बट अगर आप अब्रॉड यूएस में रहते हैं तो वहाँ कोई किसी के पैर नहीं छूता है. हेलो और शेक हैंड इज अ वेरी socially appropriate way of talking to each other, right, or introducing yourself to each other. So it depends on the environment. So communication जो affect हो रहा है, जो हम कह रहे हैं कि autism में communication affect होता है, वो तो environment से लिया जाता है. जो speech है उसका brain में area है, बट क्योंकि स्पीच बहुत सारे बच्चों में ऑटिज्म में स्पीच डिले होती है मगर स्पीच आ जाती है. प्रॉब्लम कम्युनिकेशन में आ रही है, एंड कम्युनिकेशन नॉट ओनली वर्बल, इट इज़ ऑल्सो नॉन वर्बल. लाइक फॉर एग्जाम्पल पॉइंटिंग, जेस्चर्स, दीज आर ऑल्सो पार्ट ऑफ कम्युनिकेशन स्किल्स. एंड ऑटिज्म में ये स्किल्स भी अफेक्टेड होते हैं. दे मे नॉट बी एबल टू अंडरस्टैंड योर जेस्चर्स. चाइल्ड विल बी क्लूलेस इवन इफ यू से he or she will be clueless क्योंकि non-verbal communication. So I said no, but only with my finger or only with my facial expressions. So the child may still be very clueless about what I am saying. So communication का brain में clear cut area नहीं है.
राइट सेम वे सोशल आपके लिए जो है सोशल डेवलपमेंट का एरिया ब्रेन में नहीं है. इट इज़ जस्ट दैट यस विजन का एरिया है, विजुअल परसेप्शन का एरिया है, तो इसलिए CNS इन्वॉल्व है. मगर आपको किसी MRI में, किसी कैट स्कैन में, किसी के अंदर भी ब्रेन में एबनॉर्मेलिटी नहीं दिखाई देगी, क्योंकि ऑल पार्ट्स ऑफ द ब्रेन आर नॉर्मली डेवलप्ड. इट इज़ जस्ट कि वो डेवलप्ड ब्रेन किस तरीके से एनवायरनमेंट को अंडरस्टैंड कर रहा है, दैट हैज़ चेंज्ड. दैट इज़ वेयर द प्रॉब्लम इज हैपनिंग राइट नाउ, राइट. सो देयरफॉर यस, CNS इज इन्वॉल्व, मगर वी डू नॉट नो. देयर इज रिसर्च, देयर आर लाइक मेनी अप्रोचेज दैट से कि during birth particular part of brain has not received oxygen, that is why it has caused autism. and HBOT चैम्पर्स हैं जिसके अंदर ऑटिस्टिक बच्चों के लिए एक्स्ट्रा सो वी ऑक्सीजन कैन से दैट कि अगर हम डायग्नोसिस की बात करते हैं ऑटिस्टिक बच्चों के बारे में, जैसे कि हमारे एक्सपर्ट ने विद एग्जांपल्स बताया कि किस तरह से डायग्नोसिस के लिए हम लेवल्स डिसाइड कर सकते हैं. लाइक अगर हम PDD NOS बोल रहे हैं, तो उसके लिए अगर हमने किसी डॉक्टर या साइकोलॉजिस्ट को कंसल्ट किया है, सो इट विल बी स्पेसिफाइड विद द बिहेवियर. जैसे कि बताया कि ट्राइब्स ऑफ इम्पेयरमेंट, जिसमें मेन 3 पॉइंट्स होते हैं, उसी में ही डिफरेंसेस होते हैं ऑटिस्टिक बच्चों के लिए. एंड इट इज एसोसिएटेड विद द सेंट्रल नर्वस सिस्टम डिसफंक्शनिंग, बट विच एरिया इज अफेक्टेड, विच gene is particularly affected in this is not specified. It's just that कि combination of genes are involved for this autism. और किसी पर्टिकुलर इन्वेस्टिगेशंस की अगर हम बात करें MRI या CT स्कैन, तो वी कैन नॉट आइडेंटिफाई दैट एरिया, बिकॉज कोई एक पर्टिकुलर एरिया उसमें है ही नहीं सेंट्रल नर्वस सिस्टम में जिससे हम पता कर सके कि ऑटिज्म कौन से ब्रेन के एरिया या कौन से पर्टिकुलर जीन की वजह से है. बिल्कुल, दैट्स वेरी करेक्ट. देयरफॉर ऑटिज्म जो है वो एक अम्ब्रेला टर्म है. जितने भी अभी तक हमने टर्म्स सुने, भले वो PDD NOS हो, भले एस्पर्गर सिंड्रोम हो, भले क्लासिक ऑटिज्म हो, भले ऑटिज्म स्पेक्ट्रम, इसलिए वो पूरा ऑटिज्म स्पेक्ट्रम कहा जाता है. बिकॉज अ चाइल्ड, जैसा आपने स्टार्टिंग में डिस्कस किया था, अ चाइल्ड, अ 5-year-old चाइल्ड कैन हैव सम फीचर्स ऑफ अ 2-year-old. सोशल इंटरेक्शन में भी अ 2-year-old, but the other part, that is communication, can be amazingly good. He's very communicative about his thoughts. Intellectual level is far superior than other children. So therefore it's an umbrella term where children जिनके अंदर ये तीनों areas किसी ना किसी तरीके से affected हैं, और तीनों affected हैं with particular characteristics, with particular points under the guidelines of DSM or any other assessment protocol, उन पे पूरे पे depend करके it cause we can say that the child falls in the spectrum or the umbrella term of autism spectrum disorder. Right, so it will also have a child who is very introvert, does not want to talk to anyone else, flaps their hand, does not take instructions, is not aware of their environment. And it also includes a child who is very active, very aware of friends, wants to make friends, but does not know how to make friends. So we'll go to those children, might push them, might call them, might poke them, might take away their things and run, because he or she wants to make friends with with other regular children, but they don't know what are the social norms to become friends. And even if they're friends, like if they're playing all friends are playing a complicated game, our children on the spectrum may find it difficult to understand all rules of the game, which are which have not been told, which have not been clarified. Our children will not be able to guess the rules of the game. So that is why it's a full spectrum. One area, one point where the child is not interactive at all, does not talk, does not interact, and the other area where the child is very active but still appears a little odd, as if the social skills are a little hampered, as if he has come from maybe another country and doesn't know the rules of our country or our community. It just appears like that, right? So therefore it is a umbrella term. Autism is a complete umbrella term, and ranging from classic to active and odd children. Like we are talking about autism only, और इस डिस्कशन में हम बात करें मेनली इटियोलॉजी के बारे में. और अभी तक आपने हमारे व्यूअर्स को बताया कि इटियोलॉजी में डिफरेंट रीजंस कौन कौन से हो सकते हैं. काफ़ी डिटेल में हमने बात की और आपने एग्जांपल्स भी दिए. उसमें हमने बात करी थी कि कम्युनिकेशन के बारे में, सेंसरी डिसफंक्शनिंग के बारे में, रिपीटेटिव बिहेवियर के बारे में, सोशल इंटरेक्शन जो कि मेन हमारे रीजंस हैं
दैट कंस्टिट्यूट द टर्म ऑटिज्म एंड इट्स अम्ब्रेला टर्म, जैसे कि हमारे एक्सपर्ट ने बताया। इसमें हमने अभी तक डिस्कस किया सोशल इंटरेक्शन के बारे में, मेनली कम्युनिकेशन के बारे में, सेंट्रल नर्वस सिस्टम डिसफंक्शनिंग के बारे में, जेनेटिक फैक्टर्स दैट इन्वॉल्व्स जीनोटाइप, फिनोटाइप, other possible triggers that can affect the child with autism like the environmental factors, diet, food, पेरेंट्स क्या ऑक्यूपेशन है उनका, ट्विंस है, तो ये काफ़ी सारे हमने डिस्कस किए। इसके डिस्कशन हम जारी रखेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। ऑटिज्म एक व्यापक विकासात्मक विकलांगता है जिसके लक्षण जीवन के प्रथम 3 वर्ष में ही दिखाई पड़ते हैं, जैसे असंगत खेल, असमान स्थूल एवं सूक्ष्म गामक क्रियाएं, शाब्दिक संकेतों पर अभिव्यक्ति न देना, Where is the cup? देखो, open your eyes, open करो, open करके, open. नियमित कार्यक्रम परिवर्तन का विरोध करना एवं अवलोकनीय शारीरिक उच्च स्तरीय या निम्न स्तरीय क्रियाकलाप। UNCRPD 2007 सेक्शन 1 ऑफ आर्टिकल 4 निशक्तता के क्षेत्र में कार्यरत प्रोफेशनल के प्रशिक्षण पर महत्व देता है। ऑटिज्म के क्षेत्र में सरकारी एवं गैर सरकारी संस्थाएं कार्यरत हैं जो भारतीय पुनर्वास परिषद द्वारा पंजीकृत हैं। सोसाइटी फॉर एडवांस स्टडी इन रिहैबिलिटेशन एक ऐसी ही गैर सरकारी संस्था है। कनिष्क 13 साल का एक ऑटिस्टिक बच्चा है जो इसी संस्था से प्रशिक्षण प्राप्त कर रहा है। असंगत क्रियाएं, कार्यकलापों में निरस्ता, असमान स्थूल एवं सूक्ष्म गामक क्रियाएं जैसे बॉडी रॉकिंग और फिंगर रिगलिंग उसमें देखी जा सकती है। उसे मैचिंग और पेस्टिंग, पॉइंटिंग जैसी क्रियाएं सिखाई जाती हैं। Very good. Glass. Where is the glass? Glass. Very. कप को टच करो जल्दी से। कप को। Where is the cup? Very good. कप में क्या करता है कनिष्क? टी पीता है। चलो ग्लास। Where is the glass? Very good. चलो बाउल की तरह बाउल जल्दी से टच करो बाउल को। Very good. बाउल में क्या करता है कनिष्क? तथा साथ ही साथ रोजमर्रा की आवश्यकताएं जैसे खाना, पीना, कपड़े पहनना, और व्यायाम संबंधी प्रशिक्षण दिया जाता है। ऑटिस्टिक बच्चों को भिन्न भिन्न प्रकार की कार्यविधियां उनके स्तर के अनुसार सिखाई जाती हैं, जैसे कुछ बच्चों के लिए कलरिंग विद इन वन एरिया, मैचिंग एंड आइडेंटिफिकेशन, फाइन मोटर स्किल्स, आई हैंड कोऑर्डिनेशन, कंसेप्ट ऑफ वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, बॉडी पार्ट्स, कलर्स पर जोर दिया जाता है।
तथा कुछ को प्रश्न पढ़ के उत्तर देने में और रोजमर्रा की आवश्यकताओं को पूरा करने में सक्षम बनाया जाता है। इसके अलावा राइम्स, डांसिंग, सिंगिंग द्वारा लेजर एंड रिक्रिएशनल एक्टिविटीज में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। इन सभी कार्यकलापों एवं प्रशिक्षण का एकमात्र उद्देश्य उन्हें स्वनिर्भर बनाना है, ताकि ये डगमगाते पांव सक्षम बन जीवन के एक एक पायदान पर दृढ़ता से आगे बढ़ें और अपनी मंजिल को पा लें। एक तारा टिमटिमाता, उसने आकाश को छू लिया। एक लौ जली कहीं, उसने अंधकार को मिटा दिया। वेलकम बैक टू आवर डिस्कशन। हम बात कर रहे हैं इटियोलॉजी फॉर ऑटिज्म, और अभी तक हमने काफ़ी डिस्कस किया हमारे एक्सपर्ट के साथ, जिसमें कि हमें पता चला कि बेसिकली हम ऑटिज्म कहते किसे हैं, एंड इट्स अ ट्रायड ऑफ इम्पेयरमेंट। व्हाट आर द रीजंस, कॉजेज बिहाइंड दैट, व्हाट इज़ द पॉसिबिलिटी, जेनेटिक फैक्टर्स, फिनोटाइप, जीनोटाइप, ये सब हमने अभी तक डिस्कस करा, और जिसमें काफ़ी डिटेल में हमने विद एग्जांपल्स जाना कि कैसे ये अफेक्ट कर सकता है ऑटिज्म। जिसमें डायग्नोसिस की अगर हम बात करें तो डायग्नोसिस में डिफरेंट लेवल्स कौन कौन से हो सकते हैं, स्टेजेस, और उनको हम कैरेक्टरिस्टिक्स से डिफाइन कर सकते हैं कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन दिस टाइप ऑफ ऑटिज्म एंड दैट टाइप ऑफ ऑटिज्म। ये हमारे एक्सपर्ट ने बताया। और हमने ब्रेक में जाने से पहले काफ़ी आपने बताया कम्युनिकेशन के बारे में, सोशल इंटरेक्शन के बारे में, रिपीटेटिव बिहेवियर और स्टीरियोटिपिक बिहेवियर के बारे में भी हमने बात करी थी। इफ़ यू आर टॉकिंग अबाउट ट्रायड ऑफ इम्पेयरमेंट विद रेफरेंस टू ऑटिस्टिक चिल्ड्रन, उसमें एक और मेन पॉइंट आता है सेंसरी डिसफंक्शनिंग। एज वी ऑल नो कि वी हैव बेसिकली 5 सेंसेस, जो अगर हम कोई एक्टिविटी करते हैं तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट ऑफ द इन्वॉल्वमेंट ऑफ सेंसेस। तो अगर इनमें सेंसरी डिसफंक्शनिंग होती है तो किस तरह से होती है और क्या 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 इफेक्ट होता है? बिल्कुल, ऑटिज्म का a very important part is sensory dysfunction. Not all children with autism will suffer from sensory dysfunction, but some children do suffer. Some children have very high difficulties related to their sensory dysfunction. Some children have very minor difficulties related to sensory dysfunction. Now, what is sensory dysfunction? As we know, we have 5 sense organs, right, which tell us by sight we get to know where we are, by taste we get to know that, tongue se we get to know the taste of the food, touch, tactile will tell us what type of cloth I am wearing, what type of surface my hand is on, smell, which will tell me whether this is a pleasant smell or there is a foul smell that's coming, whether my food is burning or my food is tasting very nice. I can know by the smell of the food that's coming, right? And which is also called olfactory reason. So these are various senses, but in senses ke saath saath there is proprioceptive senses and there are vestibular senses. What does vestibular sense means? Vestibular means position of our brain. There's a vestibular fluid in our ears which tells us the position of our head with the body, right? So where is my head? जैसे कि जब हम रोलर कोस्टर राइड्स में बैठते हैं तो ये फ्लूइड पूरा हिल जाता है, and therefore sometimes lot of us feel nauseated, a lot of us feels कि हमें चक्कर आ रहे हैं बहुत ज़्यादा. So it is just that जो vestibular fluid है वो कितना ज़्यादा हमारा movement देख सकता है, ले सकता है, and वो हमारे ब्रेन को continuously बता रहा है कि हमारा हेड कहाँ पर है, right? Is it उल्टा, are we
head above the heels, or it is the other way around, or I am sitting in the slanted position. Where am I sitting? Right, where is my head? And the other is proprioceptive inputs or senses. That means where is my whole body in relation to the objects placed in front of me. For example, मैं इस टेबल से कितनी दूर हूँ, मैं कितने, अगर मुझे इस टेबल को क्रॉस करना है या मुझे एक कार को क्रॉस करना है तो मुझे कितनी उसकी साइड से निकलना पड़ेगा, कितना मैं स्ट्रेट जा सकती हूँ उसकी तरफ. ये सारी जो इन्फॉर्मेशन है ये हमें थ्रू प्रोप्रोसेप्टिव सेंसेस मिलती है हमारी बॉडी से. राइट, नाउ व्हाट हैपन्स इन ऑटिज्म इज कभी कभी विजुअल इंफॉर्मेशन जो हमारे माइंड में जा रही है और वो इंटरप्रेट हो रही है, वो करेक्टली विजुअल जो इंफॉर्मेशन है वो करेक्ट नहीं जा रही है. फॉर एग्जाम्पल, देर आर मेनी लाइट्स इन दिस रूम, मगर अगर मेरी विजन से, मुझे कैसे पता है यहाँ पे बहुत ब्राइट लाइट्स है रूम के अंदर, बिकॉज मेरी आईज कैन टेल मी कि देर आर लॉट्स ऑफ लाइट्स एंड आई कांट लुक डायरेक्टली एट देम. But if my eyes are not able to take the information correctly, I might not be able to correctly perceive कि कितनी bright lights हैं. So I might squint, right, and try to look, क्योंकि मुझे नहीं समझ में आ रहा है कि कितनी ब्राइट लाइट्स हैं. सो मैं कोशिश कर रही हूँ ध्यान देने की. राइट, सो द इनपुट जो हमारे माइंड में जा रहा है वो है कि यहाँ पे बहुत डार्कनेस है. राइट, अदर वे राउंड, अदर थिंग कैन बी कि मुझे ज़्यादा ब्राइट लग रही है. वी विल हैव सम पीपल हु विल फील कि उन्हें हेडेक हो जाएगा इस लाइट के अंदर. राइट, सो फॉर देम इट इज़ वेरी हाई इंटेंसिटी लाइट. सो देयरफॉर जो हमारी जो विजन है वो हमें बता रही है कि व्हाट शुड बी माई, वेयर शुड माई आइज बी लुकिंग, हाउ मच लाइट शुड माई आइज फिल्टर इन, और उस लाइट के थ्रू मुझे अपने अराउंड क्या क्या दिख रहा है. राइट, सो देयरफॉर विद दैट प्लस मेरे जो पुराने टैक्टाइल इन्फॉर्मेशन मेरे में स्टोर्ड है कि जो लाइट्स हैं वो जनरली मेटल की बनी होती हैं, जो उसके आसपास जो पूरा उसका जो बॉर्डर है वो मेटल का होता है, हम उसे टच करते हैं तो वो हार्ड होता है. तो ये मेरे ऑलरेडी माइंड के अंदर एक इन्फॉर्मेशन स्टोर्ड है. तो, और जो इन्फॉर्मेशन मेरे टच से गई है, जो मैंने टच करके जब कभी लाइट्स को देखा है तो मुझे पता है कि वो हार्ड होती हैं, हम उनके थ्रू नहीं जा सकते. दे आर नॉट सॉफ्ट, दे आर मेड ऑफ सम मटीरियल विच यू कांट पेनिट्रेट. राइट, सो ये दो जो इन्फॉर्मेशंस हैं कि इस ऑब्जेक्ट में से बहुत सारी रोशनी आ रही है एंड इट इज़ अ हार्ड ऑब्जेक्ट जिसको हम इलेक्ट्रिकल प्लग से ऑन करके जिसमें से ये रोशनी आ सकती है. तो ये सारी इन्फॉर्मेशन जो मेरी टैक्टाइल ने दी और मेरी आइज़ ने दी, मेरे माइंड ने इन दोनों इन्फॉर्मेशन को जोड़ा और मेरे माइंड ने मुझे लाइट बताया कि इसको लाइट बोलते हैं. What happens with children with autism is कि ये जो इन्फॉर्मेशन है कई बारी करेक्टली माइंड में नहीं जाती और करेक्टली स्टोर नहीं हो पाती, या उनके एक सेंस से करेक्ट इन्फॉर्मेशन जा रही है जबकि दूसरा सेंस ऑर्गन जो है वो उन्हें कुछ और इन्फॉर्मेशन दे रहा है. फॉर एग्जाम्पल, ये लाइट की इंटेंसिटी तो मेरी विजन ठीक बता रही है, मगर मेरी जो टैक्टाइल है वो मुझे कह रहा है कि ये बहुत सॉफ्ट है, ये जैसे लाइट्स हमारे घर पे होती है वैसे हार्ड नहीं है. तो obviously my mind will get confused whether this is an electric light or is it something else, whether it's ball or a rectangular piece shape which is very soft in nature जिससे कि लाइट आ रही है. सो व्हाट इज इट, आई मे नॉट नो व्हाट इज इट, क्योंकि मेरी जो पुरानी डेफिनेशन है लाइट सोर्स की वो सडनली चेंज हो गई है. एंड दिस इज कॉल्ड सेंसरी डिसफंक्शन. राइट, तो अगर हमारे बच्चों के अंदर विद ऑटिज्म देयर आर हाई प्रोबेबिलिटी दैट दे माइट हैव सेंसरी डिसफंक्शन जिसके थ्रू परसीविंग एन एनवायरनमेंट मे बी वेरी डिफिकल्ट फॉर देम. दे कैन हैव हाइपर सेंसेस, दैट मीन्स कि वो एक्सेस इन्फॉर्मेशन ले जा रहे हैं, कि अगर वो इस टेबल को टच कर रहे हैं या वो किसी और को टच कर रहे हैं, उन्हें लग रहा है जैसे उसके अंदर बहुत सारा इट इज़ टू मच, दे कांट टॉलरेट दैट टच. राइट, तो यानी कि वो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन ले रहे हैं आप एनवायरनमेंट में से. और कुछ बच्चे जो है हम देखेंगे वो बहुत फ्लैप करते हैं या सारे टाइम अपनी बॉडी के अंदर प्रेशर की नीड रहती है, मतलब उनकी बॉडी के से जो टोन के थ्रू, बॉडी की टोन के थ्रू जो माइंड में इंफॉर्मेशन जानी चाहिए वेयर इज़ माई बॉडी, वो हाइपो है. राइट, मतलब वो कम इन्फॉर्मेशन जा रही है. सो हाइपर और हाइपर के सेंसरी डिसफंक्शन की वजह से कई बारी बच्चों के माइंड में करेक्ट इन्फॉर्मेशन नहीं जाती, जिसकी वजह से दे माइट नॉट बी एबल टू अंडरस्टैंड द एनवायरनमेंट वेल एंड दिस मे समटाइम्स लीड टू रिस्ट्रिक्टिव मूवमेंट्स और सम बिहेवियर डिफिकल्टीज इन चिल्ड्रन. Right, so therefore sensory integration therapy is very important for children with autism because that helps them to perceive and understand their environment better. ये जो सेंसरी डिसफंक्शनिंग की हमने बात करी है एंड यू हैव टोल्ड अबाउट दिस 5 डिफरेंट सेंसेस के किस तरह से अगर हम
फंक्शनिंग की बात करते हैं तो हाइपर सेंसिटिव होते हैं कुछ बच्चे और कुछ हाइपो सेंसिटिव होते हैं. अगर हम इन सेंसेस की बात करते हैं तो मतलब हाउ कैन वी फाइंड आउट व्हाट इज द कंसिस्टेंसी ऑफ दिस कि पेरेंट्स विल टेल कि हमारा बच्चा ऐसे करता है, दिस इज द कंसिस्टेंसी एंड पर्टिकुलर इस सिचुएशन में ऐसे बिहेव करता है. तो हाउ कैन वी फाइंड आउट कि yes this is the sensory dysfunctioning in this child? Okay. Generally, we have lots of questionnaires for parents and observation tools available to us, and an occupational therapist who is certified as sensory integration therapist can carry out the assessment to figure out whether the child is hypo or hyper. And in autism, the other important thing to remember is sometimes, some days the child may be very hypo, whereas on other days the child may be very hyperactive or may have hyper senses working for them, right? So therefore it is very important that a professional occupational therapist works and finds out where is the child, whether the child has sensory deficits, whether it is a hypo sensory deficit or it is a hypersensory deficit, and how to handle it accurately. So that's a very, very important area and should be tackled by a sensory integration therapist. But whether to go to a sensory integration therapist or not, an educator, a psychologist or a psychiatrist or a doctor, जो भी जिनके साथ भी आप consult कर रहे हैं, they can guide you whether you need to go to a sensory integration therapist or the child does not require the sensory integration therapy at all. Now, अभी तक हमने जब तक बात करी, we talked about what are the causes or what causes autism, right? We don't know 100%, but जो हमें लगता है probable causes हैं, probable triggers हैं, उनके बारे में बात करी. Now, very, very important thing is what does not cause autism. Because इनिशियली जब हमने ऑटिज़म डायग्नोज हुआ था अर्ली 1970s में एंड बिफोर दैट एक थ्योरी आई थी उस टाइम पे दैट व्हाट कुड बी द कॉज ऑफ ऑटिज्म. इट्स अ वेरी ओल्ड थ्योरी एंड इट वाज देन challenged and proved wrong later. Theory was called refrigerated mothers, right? In which they said that it is the parenting, it is mother's parenting style that is causing autism. And now until date there are sometimes families who question that did I do something wrong. There are been cases when the mother or the parents feel कि हम एक साल के लिए we had left our child with grandparents because we could not have the child and we were both working and our grandparents were in the village and we were in city. Therefore, we left the child with our grandparents for 1.5 years. Then before that, the child was absolutely fine. When we went back to fetch the child or get the child to come back to us, that time, he had completely regressed. So I like to say that parenting style, separation from mother for some time does not cause autism, right? It will not lead to autism. कि हमारे ग्रैंड पेरेंट्स ने ज़्यादा लविंगली नहीं रखा, शायद उसको इसलिए ऑटिज़म हो गया, या मेरी गलती थी मैंने उसको छोड़ दिया, या वो डे केयर में पल रहा था, मैं वर्क कर रही थी एंड फादर वाज आल्सो बिजी, सो वी वर नॉट एबल टू स्पेंड इनफ टाइम इन द इवनिंग्स विद माय सन और माय डॉटर. Maybe this has led to him being socially withdrawn, communication issues. So I like to say that that does not at all lead to autism. इसकी वजह से थोड़े psychological अगर difficulties आए बच्चे में तो that's separate, but otherwise such things don't lead to autism. Other thing is mothers sometimes feel that somebody will tell mothers ki you have not eaten diet properly while you were carrying the child, or you fell down while you were pregnant, 6 months pregnant or 7 months pregnant, mother had an accident, right? Or there was some psychological stress at home through which mother was going through. These all things on their own will not cause autism, right? An accident to a healthy fetus, a minor accident will not result in autism. कि बच्चा नॉर्मल था उसको ऑटिज्म एक्सीडेंट की वजह से हो गया, या बच्चा तो नॉर्मल डेवलप हो रहा था या एब्सोल्युटली फाइन था एंड मदर ने खाना ठीक नहीं खाया इसलिए ऑटिज्म हो गया, या मम्मी ने उसको अपने पास बहुत ज़्यादा नहीं रखा, या मम्मी ने उसको पेरेंटिंग ठीक नहीं करी है, मम्मी बहुत कोल्ड हार्टेड थी, उन्होंने ज़्यादा इमोशंस नहीं दिखाए, या पेरेंट्स के पास इतना टाइम नहीं था, बच्चा डे केयर में था. इन चीज़ों की वजह से ऑटिज्म नहीं होता. ऑटिज्म इज़ अ वेरी साइंटिफिक डिसऑर्डर एंड अगर इनमें से किसी से कोई बिहेवियर इश्यूज हो सकते हैं, शायद कोई और डिफ़िकल्टी हो सकती है, बट डेफिनेटली ऑटिज्म इनमें से किसी से भी कॉज नहीं होता. इट हैज़ टू बी कॉज बिफोर बर्थ.
ऑटिज्म जो जीन्स हैं वो बिफोर बर्थ ही ससेप्टेबल होते हैं. Child is born autistic, he does not become autistic, right? There are features always present. So it's a congenital. Yes, it is congenital. We can say, as we said, hereditary plays important role, मगर actually कितना hereditary है, कौन से genes हैं, we still don't know. So therefore, yes, it is through hereditary that it's coming. But कौन से genes हैं वो अभी भी हमें नहीं पता, abnormality कौन सी है वो नहीं पता. But it definitely does not depend on parenting style. It does not depend upon separation issues. It does not depend upon any of these issues. So therefore the parents need to be guilt free, because I feel that once the child is diagnosed with autism, I have many parents, बहुत सारे parents आते हैं and lot of time they are trying to find out ये क्यों हुआ है, right? Unfortunately we don't have an answer to that. We don't know ये क्यों हुआ है. हम पहले से प्रिवेंट नहीं कर सकते. हाँ, अगर हम बैक ट्रैक करें तो शायद हमें फैमिली के अंदर जीन पूल के अंदर कुछ पॉइंटर्स मिल जाए, कुछ ट्रिगर्स मिल जाए जिसकी वजह से हमें पता लग जाए कि ये क्यों हुआ है. बट पर्सनली आई फील दे शुड नॉट ब्लेम देमसेल्व्स और ईच अदर, बिकॉज दैट्स द फर्स्ट थिंग दैट हैपन्स समटाइम्स इन द फैमिली इज कि मे बी यू डिड समथिंग रॉन्ग, मे बी द अदर पार्टनर डिड समथिंग रॉन्ग, एंड अनफॉर्चुनेटली मोस्ट ऑफ द टाइम इट्स द मदर हु हैज़ टू फेस ऑल दीज क्वेश्चंस, राइट? जो पहले भी जैसे मैंने कहा रेफ्रिजरेटेड मदर्स की थ्योरी आई थी, जिसमें कि वो इट वाज अंडरस्टैंडिंग कि उनकी मदर्स जो थी उन्होंने बच्चों को ठीक से पाला नहीं था, इसलिए बच्चों में ऑटिज्म आ गया था. उसमें भी मदर्स के ऊपर ही पॉइंट हुआ था. इट वाज नॉट द अदर वे अराउंड कि फादर्स डिड नॉट इंटरैक्ट. सो इट्स 90% ऑफ द टाइम इट्स द मदर हु गेट्स द ब्लेम. सो देयरफॉर इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड दैट इट्स नाइदर पेरेंट्स फॉल्ट, राइट? इट्स नॉट बिकॉज one of the parent is susceptible. There are host of factors around you. It's not कि आपने fertility के लिए pills ली या in vitro fertilization किया इसीलिए autistic हुआ है. बहुत सारी और difficulties हो सकती थी और कुछ नहीं भी हो सकता था. दोनों ही situations हो सकती हैं. Autism by genes, by hereditary, by environment, कुछ ट्रिगर्स की वजह से इन सबको मिक्स करके एक रेयर एनवायरनमेंट बन जाता है जिसके अंदर ऑटिज्म का होना ज़्यादा प्रोबेबिलिटी हो जाती है. बट इंडिविजुअली एक पॉइंट को लेकर बोलना कि इसकी वजह से ऑटिज्म हुआ है इज़ वेरी वेरी डिफ़िकल्ट एंड शुड बी अवॉइडेड एज मच एज पॉसिबल. सो इंस्टेड ऑफ playing or doing a blame game or saying whose fault it is, I always think or always tell parents and everyone else that let's look at intervention, right? Because अगर हमने 2 years पे बच्चे को catch कर लिया that the child has difficulties, the child may be at risk of autism, then chances are अगर हम intervention जल्दी provide कर देते हैं, the child gets intervention at 2 years of age, chances are the prognosis can be very good. The child may be able to overcome those difficulties. The child will always remain autistic. It is not that the autism disappears, right? But एक जैसा मैं सबको एग्जाम्पल देती हूँ कि इट इज़ कि आपकी आई साइट वीक है, जब आप स्पेक्स लगा लेते हैं तो आपकी आई साइट नॉर्मल हो जाती है, राइट? आप सब पढ़ सकते हैं, आप सब देख सकते हैं. जैसे ही आप स्पेक्स उतार देते हैं आपकी फिर वही आपको दिखाई देना कम हो जाएगा, नहीं समझ में आएगा कि सामने क्या लिखा हुआ है, राइट? ऑटिज्म भी इसी तरह से है. अगर हम इंटरवेंशन जल्दी करते हैं, टाइमली करते हैं, करेक्ट करते हैं, तो आगे जाकर इंटरवेंशन जो है वो स्पेक्स का काम करती है जिससे ऑटिज्म छुप जाता है. बच्चा एडल्ट बन के भी ऑटिस्टिक रहता है मगर ऑटिज्म छुप जाता है, दिखाई नहीं देता बिकॉज ऑफ दोज इंटरवेंशन स्ट्रैटेजीज दैट वर पुट इन प्लेस वेरी अर्ली ऑन. And that is why we call it a window of opportunity, right? What is window of opportunity? That after the diagnosis, the sooner we start the intervention, the better chances are that the child will make good recovery, right? Depending upon how much autism or the child, how much child is affected with autism, but the chances are that the child will make good recovery from autism, or at least will be able to lead a very regular life. So it's like we know that the child is autistic,
तो उसके सराउंडिंग फैक्टर्स को ध्यान में रखते हुए हमें बेसिकली उसके इंटरवेंशन और मैनेजमेंट पे ज़्यादा कॉन्सेंट्रेट करना चाहिए. बिल्कुल. Instead of getting into causes, instead of getting into what led to it, it is very important to know if you're planning a second baby, ki what was the cause, what were the triggers. If you are aware, then you can avoid them, or you can take a better decision whether to have the second child or not. But for that particular child, I always feel that instead of finding the cause, अगर हमको उस बच्चे के लिए इंटरवेंशन करें, so it will be better. So if we look at the slide, what we are talking about now is the window of opportunity. Now, window of opportunity means that there is no clear-cut insult to a particular part of the brain. Early intervention takes advantage of plasticity by giving the child's brain increased exposure to good experiences, and there can be transfer of function. That is, if one part of brain is unable to process the information accurately, another part can be trained to take over. What does all this means is, because एक clear cut brain में damage नहीं है, we do not know which part of the brain has been affected in autism. Therefore, it is a very good thing that अगर हम शुरुआत में ही इंटरवेंशन शुरू कर देते हैं, when the child brain is, we can still mold that brain, right? We continue learning throughout our lives. ऐसा कुछ नहीं है कि ब्रेन डेवलप होना 4 years के बाद या 5 years के बाद बंद हो जाता है, बच्चे का ब्रेन जैसा है वो वैसा ही रहेगा, ऐसा नहीं होता. बट येस, अगर हम 2 years से 5 years का टाइम यूटिलाइज कर लेते हैं, तो बहुत सारे बिहेवियर्स जो बच्चों में आ जाते हैं बाद में, बिकॉज दे हैव लर्न सर्टेन रूटीन्स, दे हैव लर्न सर्टेन पैटर्न्स, वो जो बिहेवियर्स है वो हम कंट्रोल कर सकते हैं. वो बिहेवियर्स की जगह हम उन्हें पॉजिटिव लाइफ स्किल्स सिखा सकते हैं, पॉजिटिव अंडरस्टैंडिंग सिखा सकते हैं और गैप को थोड़ा कम कर सकते हैं. एंड ऑल्सो ट्रांसफर ऑफ फंक्शन मीन्स कि अगर हमारा वन पार्ट ऑफ कम्युनिकेशन, वन पार्ट ऑफ लैंग्वेज और स्पीच इज़ नॉट फुल्ली डेवलप्ड और हैज़ बीन अफेक्टेड, तो अगर हम 2 years या 3 years पे स्पीच थेरेपी शुरू करते हैं या स्पेशल एजुकेशन शुरू करते हैं या सेंसरी इंटीग्रेशन शुरू करते हैं, तो चांसेस आर कि ब्रेन विल डेवलप अनदर पार्ट, या एटलीस्ट उधर से वायरिंग आसान हो जाएगी, एटलीस्ट हमारे ब्रेन में डेवलप हो जाएगी. 5 years के बाद it becomes a little difficult, and 10 years के बाद it becomes a little more difficult, not because the brain stops growing, but because डिफरेंस ज़्यादा हो जाता है. बिल्कुल, एज डिफरेंस ज़्यादा हो जाता है. द चाइल्ड विल हैव a lot of time to learn some behaviors, तो हमें पूरा अनलर्न करने में उसको बहुत टाइम लग जाता है और नए बिहेवियर्स सिखाने में टाइम लग जाता है. Therefore, we should understand that we have a window where if our child has been diagnosed very early, it's a big bonus. We should utilize that time instead of getting into causes and instead of getting into कि ये मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ या ये why this has happened, what will I do my whole life now. Let's get to intervention so that जो negative effects हैं हम उनको minimum से minimum कर सकें. Right, so this is what is window of opportunity that we should keep in mind. So in order to summarize, अगर हम पूरा summarize करें तो जो सबसे important factors हैं वो है genetic factors which can cause autism, right? But genetic factors on their own do not cause autism. It is both the genetic, the susceptibility of the genes and the environment. While the baby is developing, the embryo sac, the fluid in embryo sac, mother's intake, mother's food, like various reasons etiology के अगर हम बारे में बात कर रहे हैं, जैसे कि हमारे एक्सपर्ट ने बताया कि जेनेटिक फैक्टर्स होते हैं जिसमें कि जीनोटाइप होता है, फिनोटाइप होता है, अदर पॉसिबल ट्रिगर्स होते हैं, और वी कैन नॉट से कि इट्स डेफिनेट टाइप ऑफ जीन, लाइक जैसे कि एग्जाम्पल से बताया था कि ABCD अगर हम जीन की बात करते हैं तो वी कैन नॉट से कि A जीन की वजह से ही ऑटिज्म हुआ होगा, बट इट्स लाइक ए डिफरेंट रिसर्च हुई है और उससे रूल आउट हुआ है कि मे बी अ कॉम्बिनेशन ऑफ जीन्स और मे बी और दूसरी जीन्स होंगी जो कंट्रीब्यूट करती हैं ऑटिज्म को, लेकिन अभी तक इट्स नॉट बीन रूल्ड आउट कि विच इज़ द डेफिनेट जीन. और दूसरी अगर हम रीज़न की बात करें अदर फैक्टर्स के बारे में, तो एनवायरमेंटल फैक्टर्स होते हैं, लाइक कुछ पर्टिकुलर प्लेसेस के बारे में, फूड, डाइट, अदर एनवायरमेंट थिंग्स, इंटरेक्शन, तो ये काफ़ी सारे फैक्टर्स हैं जो कंट्रीब्यूट करते हैं ऑटिज्म को. और जैसे कि आपने बिल्कुल ठीक कहा कि येस इट्स इम्पॉर्टेंट टू नो द रीज़न बिहाइंड दैट, बट उसके साथ साथ ज़रूरी है कि हम उसकी मैनेजमेंट और इंटरवेंशन पे काम करें, ताकि अगर हमें पहले अर्ली इंटरवेंशन
कर चुके हैं, जैसे कि वो हर चीज़ में ज़रूरी होता है अर्ली इंटरवेंशन, और वो टाइम पीरियड को हम यूटिलाइज कर सकते हैं टू विद द पॉजिटिव स्ट्रेंथ्स ऑफ द चाइल्ड. Bilkul. So if we look at the last slide, it is the summary of what we have done today or what we have talked about today. The first and the most important point that we have discussed today is that the genotype and the phenotype both work together to cause autism. The three areas that are affected in autism are social interaction, communication skills, lack of imagination and rigidity. And these three areas have, and all these three areas should be a part to give a formal diagnosis of autism. सिर्फ having social difficulty or सिर्फ having communication difficulty and not enough social difficulties would not lead to autism. We cannot give a diagnosis based on only one deficit. All three areas should be affected in some particular way, and there are various intervention strategies that we should start using very soon, because the child we will see various features like child will be introvert, child will have repetitive movements, child will not interact with many people around them, child may not follow instructions, child may follow instructions very well, child may have friends, child may not be able to make friends. Therefore early intervention is the key to help children with autism perform better later in life. जी, जैसे कि आपने ये सारी इन्फॉर्मेशन दी हमारे व्यूअर्स को, और बेसिकली हमने बात करी थी इटियोलॉजी ऑफ ऑटिज्म, और उसके साथ साथ हमने जाना कि ऑटिज्म से क्या हो सकता है, और उसके सराउंडिंग फैक्टर्स को अगर हम ध्यान में रखें तो हमने देखा कि किस तरह से 3 फैक्टर्स, सेंसरी डिसफंक्शनिंग, सोशल इंटरेक्शन एंड कम्युनिकेशन, एंड विद द रेपिटेटिव एंड स्टीरियोटिपिक बिहेवियर, एंड इट्स अम्ब्रेला टर्म एज आवर एक्सपर्ट हैज सेड. हम इनको फैक्टर्स, ये जो क्राइटेरियाज है, इनको ध्यान में रखेंगे, और इटियोलॉजी भी जो डॉक्टर्स हैं, साइकोलॉजिस्ट हैं, दे आर अवेयर ऑफ दैट, वो उसको कंसीडर करते हैं, बट विद द गुड इंटरवेंशन एंड मैनेजमेंट प्लान, बिकॉज इट्स अ इनबॉर्न डिसऑर्डर. जैसे कि हमारे एक्सपर्ट ने बताया कि ऑटिज्म स्टार्टिंग से ही होता है, इट्स नॉट बीइंग एक्वायर्ड आफ्टर बर्थ. तो उसी टाइम पीरियड को ध्यान में रखते हुए हम बच्चों के साथ काम करें, उनको उनका कॉन्फिडेंस बूस्ट अप करें, उनकी स्ट्रेंथ्स को यूज़ करें, उनकी पॉजिटिविटी को हम यूज़ करके उनको आगे बढ़ा सकते हैं, उनकी एक्टिविटीज़ में उनको उनकी लाइफ में अच्छा प्रोडक्टिव आउटपुट दे सकते हैं. ये सारी इन्फॉर्मेशन दी आपने हमारे व्यूअर्स को. थैंक यू सो मच मैम फॉर गिविंग ऑल दिस इन्फॉर्मेशन. दैट वाज ऑल अबाउट द टुडेज सेशन.